चलिए देखिएगा, तो पंचायती राज व्यवस्था में जो है हम आज देखने वाले हैं कि कौन कौन से आर्टिकल्स लिखे गए हैं इनके लिए, ठीक है, अनुच्छेद लिखे गए हैं, ठीक है। तो मैंने कल बताया था आपको कि कुल कितने आर्टिकल्स हैं इसमें, 16 आर्टिकल्स है, ठीक है। इन 16 आर्टिकल्स को आप यहीं पर पढ़कर जाने वाले हैं। याद रखिएगा, आपको पूरा फोकस करना है कि कौन, क्योंकि अभी आपने देखा पीएससी प्री में जो है केवल आर्टिकल से क्वेश्चंस है कि किस आर्टिकल में क्या लिखा गया है या कौन से टॉपिक्स में क्या है। तो इसका मतलब है कि आप सिर्फ आर्टिकल्स याद रख के 1-2 नंबर अपना कवर कर सकते हैं इसमें, ठीक है। तो देखिएगा, सबसे पहले बात करेंगे आर्टिकल्स के बारे में, ठीक है। तो 16 आर्टिकल्स हैं। इन आर्टिकल्स में याद रखिएगा संपूर्ण रूप से पंचायती राज व्यवस्था को जो है निरूपित किया गया है, ठीक है। इससे पहले के कॉन्सेप्ट थोड़ा सा याद रख लीजिएगा कि आपने जो है, हाँ, ये जो बाग बगीचे हैं ये जुड़े हुए हैं आपके किसमें, तो सार्वजनिक वितरण पर, सॉरी, आपके जो बाग बगीचे का निर्माण करना है, इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं कि जो बाग बगीचे हैं, ठीक है, ये जुड़े हुए हैं आपके पुल या सड़क निर्माण के साथ, ठीक है। तो ये जो है आपका मूलभूत आवश्यकताओं में जुड़ेगा, जो कि आपने इससे पहले में पढ़ा हुआ है, ठीक है। जैसे ये क्षेत्रों के अंतर्गत आवश्यकताएं हो गई, यहाँ पर बाग बगीचे पुलिया का निर्माण करना, ठीक है, उसके बाद यातायात साधनों का, ठीक है, विस्तार करना, इस प्रकार से ग्रामीण आवास क्षेत्र में, ठीक है। जैसे कभी क्या क्या होता है, ग्रामीण क्षेत्रों में मुख्य तौर पर सड़कें निर्माण नहीं हो पाती हैं, नदियों के कारण जो है पुलिया का निर्माण करना होता है, ठीक है, वो सभी चीजें इसमें शामिल की जाती है, याद रखिएगा। इसके अलावा हमने एक फैक्ट देखा था, याद रखिएगा, कि पंचायती राज व्यवस्था 73वां संविधान संशोधन के अंतर्गत 1992 का प्रावधान जब लाया गया तो भाग 9 में से जोड़ा गया है, ठीक है, भाग 9, याद रखिएगा। पंचायती राज व्यवस्था, ठीक है, अनुच्छेद 243 से 243 ओ, ठीक है। इसके बाद संख्या 16 है, इसमें अनुसूची की संख्या है 11, ठीक है, और उसी के अंतर्गत विषय लिखे गए हैं 29 विषय। क्लियर है? चलिए देखिएगा, इसके बाद आज हम अनुच्छेद के बारे में बात करेंगे। देखिएगा, पंचायती राज व्यवस्था अधिनियम 1993, ठीक है। अब देखिएगा, इसके अनुच्छेद को पहले थोड़ा सा याद रख लीजिएगा, ठीक है। अनुच्छेद, ठीक है, तो सबसे पहले याद रखिएगा इसमें अनुच्छेद 243, आप चाहे तो हिंदी में क ख ग लिख सकते हैं अगर आपको इंटरेस्ट हो तो, ठीक है, बाकी ABCD के साथ भी चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिएगा 243 ए, 243 बी, 243 सी, 243 डी, 243 ई, 243 ठीक है। इसके बाद देखिएगा कुछ हम अनुच्छेद को यहां पर लिख देते हैं ताकि, चलिए पहले इसको देखते हैं, फिर आगे हम देखेंगे, कवर करेंगे बाकियों को, ठीक है। हमको ओ तक जाना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिएगा, इसको ना अपने दिमाग में बांध लीजिए कि जब भी आप संविधान पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि हम लोग संविधान का एक पार्ट पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो जब भी हम संविधान पढ़ेंगे, भारत का पूरा नियम कानून पढ़ेंगे, तो भारत में जब भी कुछ इंप्लीमेंट होगा तो वो संविधान में लिखा जाएगा, ठीक है। तो संविधान में जब लिखा जाएगा तो इसका मतलब यह है कि आपको बताना पड़ेगा आप किसके बारे में लिख रहे हैं, ठीक है। तो जो हमारा ये अधिनियम है, ठीक है, मतलब ये जो पूरा का पूरा 1993 अधिनियम है, ठीक है, एक प्रावधान है। प्रावधान का मतलब कुछ ऐसे नियम जो लिख दिए गए हैं इंडिविजुअल सभी लोगों के लिए, ठीक है। एक बात समझाता हूं, देखिए, परिवार में कभी भी कोई नियम बनाई जाती है और नियम टूटता है तो बहुत बड़ा असर नहीं पड़ता इसका, लेकिन जब अलग अलग परिवार, अलग अलग लोग, गांव, पूरा का पूरा क्षेत्र एक साथ रह रहा हो और यहां पर नियम टूट जाए तो किसी को जेल जाना पड़ सकता है, ठीक है। इसका मतलब यह है कि इंडिविजुअल अगर आप देखेंगे तो सभी के लिए नियम बहुत ज्यादा बाध्यकारी है, ठीक है। और इस बाध्यकारिता में जो है हर जगह पर यह तय किया जाता है कि किस में क्या क्या चीजें शामिल की जाएंगी, ठीक है। कहीं कहीं पर देखा होगा आपने कि जैसे पेड़ों को काटना पूरी तरीके से मनाही है, पेड़ नहीं काट सकते हैं। 1982, ठीक है, 1975 और 1986 का वन नीति अधिनियम लग जाता है उसमें,
ठीक है। अब वन नीति अधिनियम अगर लग जाता है तो इसका मतलब है कि आपको जो है 7 महीने से लेकर, ठीक है, 2 साल तक की सजा होती है पेड़ काटने से, ठीक है। लेकिन यही कोई आदिवासी क्षेत्र में जाकर पेड़ काट सकता है, ठीक है। तो क्या किया गया, इंडिविजुअल आवश्यकता के अनुसार जो है ये तय कर दिया गया है। उसी प्रकार याद रखिएगा कि यहां पर जो अधिनियम दिया गया है, ठीक है, उसके लिए यहां पर क्या दिया गया है, सबसे पहले यह बताया जाएगा कि आप किस क्षेत्र के लिए या पूरे पूरे क्षेत्र में भारत में ये कहां कहां पर लागू होगा और कौन कौन से क्षेत्र शामिल किए जाएंगे। तो इसका मतलब इसका परिभाषा कि पंचायती राज एक्चुअल में क्या है, ठीक है, अभी आपको याद करना है केवल, ठीक है। इसको एक्सप्लेन करूंगा मैं बाद में, पहले याद करते चलिए तो आपके दिमाग में आएगा कि कोई भी अधिनियम अपने पहले नंबर पर क्या लिखता है, परिभाषा लिखता है, ठीक है। याद रखिएगा किसी भी भाग में जाइए, किसी भी अनुच्छेद में जाइए, अगर वो पहला अनुच्छेद है उस भाग का तो क्या करेगा, वो अपने आप में परिभाषा लिखेगा। हर जगह पर ये लिस्ट आउट है, हर जगह पर ऐसा होगा, ठीक है। तो आप पहली बार में याद रखेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिएगा सबसे छोटी इकाई क्या है, ठीक है। हम समझते हैं कि अगर हमसे ये पूछा जाए, ठीक है, कि इस 3 संरचना में सबसे छोटी इकाई क्या है, तो आप क्या बोलेंगे, ग्राम पंचायत, ठीक है। तो ग्राम पंचायत सबसे छोटा होता है, लेकिन याद रखिए ग्राम पंचायत का जो सभा होता है ना सबसे बड़ा होता है, ठीक है। बात को समझिएगा, क्यों, क्योंकि जो है यहां पर अगर आप आएंगे, मान लीजिए ये ग्राम पंचायत है, ठीक है, ये ग्राम पंचायत है और ग्राम पंचायत में सदस्य कौन होता है, तो ग्राम पंचायत के पंच जो होते हैं वो सदस्य होते हैं यहां पर, ठीक है, जो पंच होते हैं, ठीक है। लेकिन याद रखिएगा तो इसका स्वरूप छोटा हुआ, पंच कितने रहेंगे, 5, 10 तक ही होते हैं, इसके बाद इससे ज्यादा कोई सदस्य है नहीं इसमें, ठीक है। तो इसकी सदस्यता में कमी आ गई, यानी लोग हुए। और वही अगर आप इससे ऊपर जनपद पंचायत की बात करेंगे, ठीक है, तो इसमें 5, 10 और बढ़ जाएगा, फिर भी सदस्य कम होंगे, ठीक है। उसके बाद अगर आप आगे बढ़ेंगे जिला में तो वो 35 तक में होते हैं, ठीक है, 35। तो उसमें सदस्यों की संख्या, सबसे ज्यादा सदस्य कहां दिख रहे हैं आपको, तो सबसे ज्यादा सदस्य दिखेंगे आपको ग्राम सभा में, ठीक है। ये लीगल होता है और साथ ही साथ याद रखिएगा ग्राम सभा जो होता है इसको सबसे बड़ा असेंबली कहा जाता है, सबसे बड़ा असेंबली। क्यों, देखिए अब यहां पर ना ग्राम सभा के सदस्य कौन होगा, तो उस गांव में रहने वाला हर एक व्यक्ति उसका सदस्य होगा, ठीक है। सोचिए कितना, मतलब 1000 के आसपास, क्योंकि गांव कितने में बनता है, ग्राम पंचायत के में बन रहा है, 1000 की संख्या बढ़ रहा है, तो उतने में जो सदस्य आ जाएंगे सभी के सभी सदस्य होंगे। तो इसका मतलब है सबसे बड़ी असेंबली क्या होती है, ग्राम सभा। तो याद रखिएगा इसे यहां रखा गया है 243A में, ग्राम सभा, ठीक है। तो सबसे बड़े को सबसे पहले, ठीक है। तो याद रखिएगा ग्राम सभा, ठीक है। इसके बाद देखिएगा जब ग्राम सभा आ गया, हम ये समझते हैं ना कि ग्राम सभा का जो कॉन्सेप्ट होता है वो कैसा होता है, तो याद रखिए उस पूरे ग्राम सभा का बहुत बड़ा मॉनिटरिंग सिस्टम है, ये पूरा का पूरा मॉनिटरिंग सिस्टम है, ठीक है। मॉनिटरिंग सिस्टम क्या होता है, जैसे आपने कोई अधिनियम लागू कर दिया है, सरकार हमको क्या दे रही है, क्या ले रही है, सब कुछ पता चल गया है, लेकिन उसको मॉनिटर करने वाला भी चाहिए कि प्रॉपर तरीके से चल रहा है कि नहीं चल रहा, ठीक है। तो गांव वाले मिलकर ही देख लेंगे उसको, उसी को कहते हैं ग्राम सभा, पूरे सिस्टम को, ठीक है। तो ग्राम सभा जो होता है याद रखिएगा ये किसी को भी भगा सकता है, अपने आप में किसी को चुन के लाया है उसको भी वापस भगा देगा, ठीक है। पंचों को एक तरफ निचोड़ के रख सकता है, इतना पावर होता है इसमें ग्राम सभा में, ठीक है। तो उसका मतलब ये समझिएगा कि ग्राम सभा जो है यहां पर परिभाषा के बाद दूसरे नंबर पर ग्राम सभा को रखा गया है, ठीक है। अब जब ग्राम सभा को ला दिया गया है तो यह तय किया जाएगा कि यहां की संरचना कैसी होगी, यानी किसी भी क्षेत्र में, जैसे अगर हम राज्य की बात कर ले, राज्य के अंदर आपको पता होगा कि पश्चिम बंगाल आप जाएंगे ना तो वहां पर 4 संरचनाएं हैं, ठीक है। वहां पर जैसे हमारे यहाँ क्या है, ग्राम, ठीक है, जनपद और उसके बाद जिला, ठीक है। वहां पर 4 चीजें आती हैं, ठीक है। वहां पर मंडल आता है, अंचलिक, ठीक है। तो अंचलिक में एक संरचना और बढ़ जाती है वहां पर, ठीक है। तो ऐसे में समझिएगा कि कोई भी राज्य अपने स्तर पर जनसंख्या के अकॉर्डिंग, ठीक है, अपने स्तर पर जनसंख्या के अकॉर्डिंग संरचना बना सकता है। तो यहां पर याद रखिएगा उसी की बातें लिखी गई है कि कौन कितना संरचना बना सकता है, ठीक है। तो याद रखिएगा इसे कहा जाता है पंचायत का संरचना, ठीक है। तो दूसरे नंबर पर क्या आ गया है, संरचना आ गया है। याद रखिएगा यह राज्यों पर निर्भर करता है कि वो कितने संरचनाएं जनसंख्या अकॉर्डिंग बना सके, ठीक है। तो संरचना याद रखिएगा। इसके बाद देखिएगा अच्छा सॉरी पंचायत का गठन है यहां पर, ठीक है, पंचायत का गठन, और गठन के बाद है संरचना, याद रखिएगा पंचायत का संरचना, पहले गठन करेंगे उसके बाद संरचना तैयार करेंगे, ठीक है। तो उसे हम लोग पहला कहेंगे गठन और उसके बाद संरचना,
ठीक है। और संरचना के बाद देखिएगा कि संरचना जब आप तैयार कर लें तो सबसे पहला मुद्दा बनता है हमारा कि संरचना में कौन कौन शामिल होगा, उसके अंतर्गत कौन कौन व्यक्ति आएगा। तो अगर आने वाले व्यक्तियों को देखें तो हमारे पास क्या है, हमारा समाज ही बटा हुआ है कैटेगरी में अभी, ठीक है। तो कैटेगरी में बटा हुआ है तो आप बोलेंगे जनरल, ओबीसी, ठीक है, एसटी, एससी, ये 4 कैटेगरी है। तो आपको बताना पड़ेगा कि आरक्षण कितना देना है, ठीक है। तो हमने क्या किया है, यहां पर डी में रख दिया है आरक्षण को, ठीक है। तो याद रखिएगा पंचायतों में आरक्षण का प्रावधान, ठीक है। पंचायतों में आरक्षण का प्रावधान यानी किसको किसको कहां कहां पर जगह दिया जाएगा आरक्षण के स्वरूप में, ठीक है। यानी आप कह सकते हैं कि पंचायतों के स्थानों में आरक्षण देना, ठीक है। यानी जब भी आप तय करेंगे कि ग्राम पंचायत है तो ग्राम पंचायत में मान लीजिए, इन केस में आपको समझा देता हूं कि देखिएगा अगर कोई पूरा का पूरा गांव या पूरा का पूरा विकास खंड अनुसूचित क्षेत्र में शामिल है, ठीक है, तो वहां पर आरक्षण का प्रावधान अलग तरीके का होगा। लेकिन यही अगर दुर्ग रायपुर की बात होगी या कोई ऐसा शहरी क्षेत्र होगा जहां पर विभिन्न प्रकार के जो कैटेगरी हैं उसमें सबसे कमी मिलेगी आपको एसटी एससी में, तो वहां पर जो है आरक्षण का प्रावधान कम कर दिया जाएगा या फिर बहुत ही कम कर दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि ये होता है कि अपनी प्रतिनिधि के आधार पर जो है, जैसे देखिए अगर अगर कोई असेंबली है और यहाँ पर जो है कोई प्रतिनिधि एसटी कैटेगरी से खड़ा होता है तो यह देखा जाएगा कि उसका 10 से 20% जो है उसके प्रतिनिधि लोग भी वहां पर खड़े हों, ठीक है। इसका मतलब यह दर्शाया जाता है कि अपने ही लोगों को प्रतिनिधि करने के लिए उनको जगह दिया जाता है, आरक्षण के तौर पर दिया जाता है। अगर मान लीजिए हम ऐसा ना करें तो वहां पर उन बाकी 20-25 जो % लोग हैं जो कि एसटी एससी कैटेगरी से हैं उनको आरक्षण नहीं मिल पाएगा, और नहीं मिलेगा तो वो उनके लिए कभी कोई काम नहीं हो पाएगा प्रॉपर, ठीक है। इसलिए याद रखिएगा कि हमारे हर क्षेत्र में आरक्षण का प्रावधान रखा गया है क्योंकि उनके प्रतिनिधि के तौर पर उनके लिए खड़ा होने वाला व्यक्ति भी होना चाहिए, ठीक है। तो याद रखिएगा पंचायतों के आरक्षण का प्रावधान दिया गया है किसमें, डी में, ठीक है। तो याद रहेगा 4 हमने पढ़ा अभी तक। पहला क्या है, परिभाषा, ठीक है। ए में क्या है, ग्राम सभा, ठीक है। बी में क्या है, गठन करेंगे, फिर उसकी संरचना देखेंगे, ठीक है। पंचायत का गठन का मतलब ये होता है, याद रखिएगा कि आपको यहां पर रेशियो पता होना चाहिए कि पंचायत का गठन कितने रेशियो में होगा, ठीक है। अब देखिए पंचायत का गठन मतलब हम 3 स्तर की बात कॉमन करेंगे क्योंकि छत्तीसगढ़ में 3 स्तर है, ठीक है। और हम पढ़ रहे हैं छत्तीसगढ़ का पंचायती राज व्यवस्था, तो ऐसे में जो है हमको हर बात को तय करना पड़ेगा, थोड़ा सा कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो जनसंख्या के आधार पर एक बात याद रखिएगा कि जो पंचायती राज व्यवस्था है ये राज्य की सूची का विषय है, ठीक है। ये राज्य सूची का विषय है, तो इसका मतलब है इस पे कानून कौन बनाएगा, राज्य सरकार बनाएगी, ठीक है। लेकिन इस पे कानून इंप्लीमेंट कौन भी कर सकता है, केंद्र सरकार कर सकता है, लेकिन ये राज्य मानेगा या ना मानेगा ये उसके ऊपर है, ठीक है। लेकिन प्रावधानों के अनुसार राज्य को प्रतिबंधित किया जाता है इस बात को लेकर कि कोई संविधान में ये लिखा गया है तो उसको इंप्लीमेंट करना ही पड़ेगा, ठीक है। बाकी उसके लिए कानून बनाने की क्षमता पूरी तरीके से राज्य सरकार के पास है, ठीक। अब ऐसे में समझिएगा कि जब जब बात आती है गठन की तो इस गठन का स्वरूप क्या होगा, 3 स्तर का, 2 स्तर का, ठीक है, 4 स्तर का, ये जनसंख्या के अकॉर्डिंग निर्भर करता है, ठीक है। जैसे देखिएगा शुरुआती समय में याद रखिए ग्राम पंचायत हमेशा से 1000 की जनसंख्या पर गठित किया जाता है, 1000 की जनसंख्या, ठीक है। लेकिन दूरवर्ती इलाके जहां पर दूर दूर तक कोई गांव में 300 से अधिक लोग नहीं है तो क्या किया जाएगा, वहां पर भी एक पंचायत गठित कर दिया जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। दोनों कंडीशन को समझिएगा, अगर कॉमन बात है तो 1000 की जनसंख्या और अनकॉमन है तो याद रखिएगा 300 से 500 के बीच में भी एक ग्राम पंचायत कर दिया जाता है, ठीक है। ये अनकॉमन बात है कब, जब देखिए होता क्या है, एक गांव है मान लीजिए यहां पर इसकी संख्या चलिए 350 है, होते हैं गांव 350 जनसंख्या वाले, ठीक है। यहां कोई दूसरा गांव है, यहां की जनसंख्या कितनी है, 700 के आसपास है, ठीक है। तो इन दोनों को मिलाकर क्या कर देंगे, एक ग्राम पंचायत घोषित कर देंगे, ठीक है। लेकिन हुआ क्या कि यहां पर दूसरा गांव है ही नहीं कोई और ये 700 की संख्या में, तो इसका मतलब क्या कि ग्राम पंचायत नहीं बनाएंगे, बनाएंगे, इसी को बनाकर घोषित कर देंगे क्योंकि आसपास कोई गांव नहीं है, दूरवर्ती क्षेत्र है, जंगली इलाका है, तो यहां पर कम जनसंख्या में भी ग्राम पंचायत बना देते हैं। लेकिन ये अनकॉमन फॉर्मेट है, ठीक है, मतलब ऐसे कंडीशंस होते हैं, बहुत रेयर होते हैं ऐसे, ठीक है। चलिए देखिएगा आगे, तो गठन समझ में आ गया आपको, ठीक है। तो 1000 पर याद रखिएगा ग्राम पंचायत है, 5000 से ऊपर जनपद पंचायत है और 50000 से ऊपर जिला पंचायत है, याद रखिएगा जनसंख्या के एवज पर गठन करना, ठीक है, 1, 5 और 50, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा, संरचना की बात करते हैं। संरचना क्या होता है, तो याद रखिएगा ये 3 लेयर की बात हो रही है, ठीक है। पहले तो ग्राम पंचायत गठन कर दिया आपने जनसंख्या के एवज पर, उसके बाद याद रखिएगा इसमें संरचना कैसी होगी, ठीक है। तो कब कब कौन कौन इसमें आएगा
और कौन यहां से जाएगा, इसका मतलब है इसकी संरचना तय करना, ठीक है, कि इसकी आकृति का लेवल क्या होगा, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि यहां पर 700 की जनसंख्या है और यहां पर 600 की जनसंख्या है, तो इनको भी बढ़ा करके हम लगभग 1300 की जनसंख्या वाला भी ग्राम पंचायत बना लेते हैं, ठीक है। तो ये होता है कम में भी और अधिक में भी होता है, लेकिन ये कंडीशंस अप्लाई है यहां पर, ठीक है। चलिए देखिएगा, संरचना आ गया, सी में संरचना, ठीक है, स्ट्रक्चर संरचना। डी में आता है आरक्षण, ठीक है। इसके बाद देखिएगा ई में क्या आता है, तो याद रखिएगा आरक्षण के बाद, ठीक है, आरक्षण के बाद सबसे बड़ा पहलू होता है इसमें कि पंचायतों का जो अवधि है, ठीक है, कितने सालों का होता है, 5 सालों का, ठीक है। तो इस अवधि को तैयार किया जाता है यहां पर पंचायत का अवधि, आप इसे कार्यकाल के नाम से भी जान सकते हैं, याद रखिएगा ई में अवधि, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, पहला हो गया आपका परिभाषा, दूसरा क्या हो गया ग्राम सभा, तीसरा क्या हो गया पंचायतों का गठन, तीसरा और चौथा है संरचना, पांचवा है आरक्षण और छठवां है अवधि, ठीक है। चलिए अब देखिएगा अवधि क्या होता है, तो सामान्य तौर पर अवधियां निर्धारित की जाती हैं, चुनाव की अवधि, ठीक है, कार्यकाल की अवधि। तो याद रखिएगा इसे मुख्य तौर पर 5 सालों के लिए तय किया गया है, ठीक है। हमारे पूरे भारत सरकार की बात कर लूं मैं, तो हमारी चुनावी प्रक्रिया में पूरे 5 साल का ही कार्यकाल होता है, ठीक है। 5 साल का कार्यकाल, कुछ क्षेत्र को छोड़कर, कुछ में 6 होते हैं लेकिन वो एक्सेप्शन है, ठीक है। लेकिन याद रखिएगा सामान्य तौर पर हमारी चुनावी प्रक्रिया में हमेशा 5 साल का कार्यकाल होता है हर किसी का, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा, इसके बाद इसके बाद देखिएगा, अब यहां पर हम चुनकर आ गए हैं, पूरा न समझ में आ रहा है कि हम आ चुके हैं, यहां पर पंचायती राज में हम घुस चुके हैं, ठीक है। तो यहां से जाने का रास्ता उधर आता है, ठीक है, जिसे कहते हैं एफ। तो याद रखिएगा, मान लीजिए इन केस कि आप जो है चुनकर आ गए सदस्य के तौर पर, ग्राम पंचायती सदस्य बन गए, इसका मतलब है पंच बन गए आप, ठीक है। और पंच बन गए हैं, आपके विरुद्ध जो है किसी ने केस कर दिया कि आपने झूठा रिकॉर्ड दिया था, या होता है झूठा रिकॉर्ड कहने का मतलब जैसे आजकल का नियम कानून जो है यह दर्शाता है कि आप 10th पास है कि नहीं है पता नहीं चल पाता, आप कुछ दिनों बाद जो है रिजल्ट ले आते हैं कहीं से, ठीक है, और बाद में पता चलता है वो फर्जी रिजल्ट था, ठीक है, क्योंकि उस पर कोई सर्वे किया नहीं। तो याद रखिएगा ऐसे में यह तय करना कि आपने कोई झूठ तो नहीं बोला है, या चुनाव में जीतने के बाद अगर आपने ऐसा हुआ, तो ऐसे कंडीशंस में याद रखिएगा सदस्यों की निहर्ताएं, सदस्यों की निहर्ताएं, ठीक है, इसे निहर्ताएं कहते हैं। निहर्ताएं, ठीक है, याद रखिए निहर्ताएं का मतलब होता है कि आप चुनकर आ चुके हैं और चुन के आने के बाद पता चलता है कि आप में कोई गलतियां निकल कर आई हैं, ठीक है। तो सदस्यों की जो सदस्यता होती है वो समाप्त कर दी जाती है यहां पर, ठीक है। तो याद रखिएगा निहर्ताएं कहा जाता है इसे। तो ये जो है आपके एफ में है, याद रखिएगा, जिसमें सदस्यों के लिए या सदस्यता के लिए निहर्ताएं चेक की जाती हैं, ठीक है। इसके बाद देखिएगा जब पता चल गया कि अब जो है पूरी तरीके से सब कुछ ठीक है, ठीक है, तो तय किया जाता है कि पंचायतों को क्या क्या शक्ति दी जाए, ठीक है। तो याद रखिएगा जी, आप इसको ऐसा बोल सकते हैं जी फोर्स, ठीक है, जी फोर्स। तो याद रखिएगा, ये याद रहेगा आपके दिमाग पे कि पंचायतों की शक्ति, ठीक है, पंचायतों की शक्ति, जी फोर्स, ठीक है। तो पंचायतों की शक्ति लिखी गई है कहां पर, आर्टिकल जी में, ठीक है, 243 जी में लिखी गई है, याद रखिएगा। और शक्तियों के साथ साथ जो है इनको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दी जाएगी, याद रखिएगा। तो यहीं पर है आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी और प्राधिकार, ठीक है, शक्ति, प्राधिकार और उत्तरदायित्व, याद रखिएगा, शक्ति, प्राधिकार और उत्तरदायित्व, ठीक है, शक्ति, प्राधिकार और उत्तरदायित्व, ठीक है। इसके बाद देखिएगा, इसके बाद आता है आपका एच, ठीक है। तो एच जो होता है याद रखिएगा, एच जो है यह निर्धारित करता है कि आप जो शक्ति प्राप्त किए हुए हैं, ठीक है, जितने प्रकार की जो शक्ति आपको मिली हुई है, ठीक है, उस शक्ति में पैसा कहां से आएगा, ठीक है, यानी उन शक्ति, देखिए यहीं पर वो शक्ति है जहां पर वो कर निरूपित कर सकते हैं। तो याद रखिएगा पैसा वाला जो सिस्टम है कि आपको चलाने के लिए फंडिंग चाहिए, सरकार जो फंडिंग देगा उसके ऊपर भी आपको कुछ फंडिंग चाहिए। तो ऐसी स्थिति में याद रखिएगा जो एच होगा वह निर्धारित करता है कर लागू
करने की शक्ति, पंचायतों द्वारा निधि या कर लागू करने की शक्ति, ठीक है, याद रखिएगा। पंचायतों द्वारा निधि और कर लागू करने की शक्ति, ठीक है, ठीक है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखिएगा, ये है आई, ठीक है। और आई है, आई का मतलब क्या होता है, हम आई को ऐसा मान के चलेंगे कोई आई, ठीक है, मतलब कोई आया है, ठीक है, इसको आई से याद रखिएगा। आई का मतलब यहां पर क्या है कि हम पंचायत पूरा सिस्टम कर लिए हैं, ठीक है। अब हमारी सहायता के लिए कोई मेहमान आएगा तो याद रखिएगा हम उससे बोलेंगे आई, ठीक है। तो ये जो है वित्त आयोग का गठन, वित्त आयोग का गठन, तो ये वित्त आयोग जो है आपके लिए आता है और आपको पैसे देने के बाद जाता है, याद रखिएगा, इसीलिए इसे कहा जाता है आई, ठीक है। तो वित्त आयोग का गठन जो किया जाता है, याद रखिएगा 243 आई के तहत किया जाता है, वित्त आयोग का गठन किया जाता है, ठीक है। इसके बाद देखिएगा जे, ठीक है, तो यहां से याद रखिएगा जितने भी लिस्ट आएंगे, इसके बाद जितने भी लिस्ट आएंगे सभी लिस्ट में हमेशा कोई ना कोई आएगा, ठीक है। तो जे जो है ये थोड़ा सा आपके लिए अच्छा नहीं है, आई अच्छा है, जे अच्छा नहीं है, ठीक है। इसको बोलते हैं परिलेखा जोखा, ठीक है, मतलब ऑडिटिंग करने वाला व्यक्ति, ठीक है। क्योंकि जब भी आप आते पंचायत में रहिएगा और जब सुनिएगा ना कि ऑडिट होने वाला है और आपके कोई भी फैमिली वाला व्यक्ति या फिर कोई भी दूर दराज वाला व्यक्ति जो सरपंच है, सचिव है, ठीक है, और पता चलेगा उनको कि इस समय ऑडिट होने वाला है, तो उनके ना खून सूखे हुए रहते हैं, ठीक है। आप देखिएगा काजू मंगाकर, गुड्डे बिस्किट मंगाकर, ठीक है, प्रॉपर तरीके का सारा चीज़ ना ऑफिस में रखा जाता है, ठीक है, ताकि जो है ऑडिट हो जब, ठीक है, तो प्रॉपर तरीके से सामने वाला व्यक्ति जो है अगर कुछ गलती हो तो उसको माफ़ कर दे, ठीक है। तो उसके खाने पीने से लेकर, ठीक है, खाने पीने से लेकर, ठीक है, स्पेशली सारी चीज़ों का ध्यान रखा जाता है, ठीक है। तो ऐसे क्यों, क्योंकि ऑडिट करने वाला जो व्यक्ति होता है ना, ये बहुत तरीके से जो है उनको जेल भेज सकता है, याद रखिएगा। होता क्या है मैं समझाता हूँ, देखिएगा, ऑडिट करने का मतलब होता है एक साल में किए गए पैसे का लेखा जोखा तय करना, ठीक है। अब इसमें क्या सही क्या गलत है, तो कभी कभी क्या होता है सरपंच या सचिव जो है अपने यूज के लिए कुछ पैसे फंड से निकाल लेते हैं और कुछ सरकारी कामों के बिल लगा देते हैं उस पूरे पैसे के एवज पर, ठीक है। और जब हम ऑडिट करते हैं तो पैसे को मिलाते हैं, ठीक है, उस जो आपका रिसिप्ट होगा उसे मिलाते हैं हम उस काम से, तो हमें दिखता है कि उसमें डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। और साथ ही साथ टाइम जोन जो होता है अलग अलग हुआ। ऐसी स्थिति में क्या किया जाता है कि हम उस पैसे को जो है उसके डेबिट में रख देते हैं कि सरपंच ने इस पैसे को खाया है या फिर ऐसी जगह पर लगाया है जो कि सरकार का काम का नहीं था, और ऐसे में वो पैसा अगर वो पे कर देता है 20 दिन के अंदर तो हम आगे कार्रवाई नहीं करेंगे, और अगर नहीं करता है तो तहसीलदार के पास जो है केस चला जाएगा, ठीक है, सॉरी एसडीएम के पास केस चला जाएगा, और एसडीएम जो है फिर उसके बाद उसकी वसूली चालू करेगा, ठीक है। ऑडिटर तो अपना काम कर दिया, अब वो एसडीएम के पास केस चला गया, पता चलता है कि लगभग मान लीजिए 50 लाख रुपए सरपंच ने और सचिव ने खा लिया, ठीक है, तो उसकी भरपाई करने की बात आएगी, जिसको बोलते हैं कुर्की करना। अब उसके बाद जो है सरपंच के घर वाले को एक मैसेज जाएगा कि अगर आप पैसे लेके आते हैं तो अपने पति को या फिर अपने बच्चे को या जिसको भी, जो भी सरपंच है उसको ले जा सकते हैं, 50 लाख रुपए ले आइए और ले जाइए। लेकिन उनके घर वाले बोलते हैं कि रख लीजिए आप उनको, ठीक है, जेल में। तो फिर वो एसडीएम के जेल में जो है लगभग 2 साल के लिए अंदर चले जाएंगे, ठीक है, और 2 साल के अंदर आने के बाद वो कभी भी सरपंच का पद से वापस खड़े नहीं हो पाएंगे, ठीक है। इस तरीके की होती है अगर थोड़ी सी भी चीजें गड़बड़ होती है तो। और अगर 10-15 हज़ार रुपए की बात है तो वो थोड़ा सा माफ कर दिया जाता है, या फिर ऐसा कर दिया जाएगा कि उससे पैसे ले लिया जाएगा, ठीक है। हालांकि माफ तो कहीं पर भी नहीं होता है, लेकिन अगर कर वाला व्यक्ति जो है, ठीक है, जो टैक्स ऑडिटर है यहाँ पर, जो भी ऑडिटर है वो अगर थोड़ा बहुत इधर उधर करके नॉर्मल कर ले सब चीजें तो फिर बात दब जाती है, इसीलिए इनका बहुत ज्यादा ख्याल रखा जाता है स्पेशली, ठीक है। देखिएगा तो याद रखिएगा पंचायतों का लेखा परीक्षण कहा जाता है इसे, याद रखिएगा जे है लेखा परीक्षण, लेखा परीक्षण, ठीक है, लेखा परीक्षण याद रखिएगा, J4 लेखा परीक्षण याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद देखिएगा, अब ये पूरी कहानी तो यहां तक समझ में आ गई होगी आपको कि छोटी छोटी चीजों से कैसे याद रखेंगे। तो देखिए दिमाग में ना सीढ़ी चलाते जाइए, सीढ़ी के साथ ही आप चल सकते हैं, ठीक है। अगर सीढ़ी में आपने सबसे पहले याद रखा कि परिभाषा है, दूसरे में आपने याद रखा ग्राम सभा है, तो तीसरे में आप याद रख पाएंगे गठन है, ठीक है। तो परिभाषा, फिर उसके बाद ग्राम सभा, उसके बाद गठन, उसके बाद संरचना। संरचना आ गई तो तय करेंगे कि क्या आरक्षण देना है, संरचना में आपको बैठाना है अंदर लोगों को, ठीक है, तो आरक्षण दे दिया आपने। आरक्षण के बाद याद रखिएगा कि जैसे ही आपने आरक्षण दिया तो उसके बाद तय करेंगे कि अवधि कितनी है,
5 साल की अवधि होगी, ठीक है, या 4 साल की होगी या 3 साल की होगी, वो अलग नियम है। इसमें अवधि में बहुत सारे कंडीशंस आ जाते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिएगा, अब जब आप लोगों को ले आए हैं तो उनकी निर्भरताएं चेक करेंगे कि उनकी एलिजिबिलिटी थी कि नहीं थी, ठीक है, चेक करना बनेगा। उसके बाद उनको शक्ति दे दिया जाएगा। जब पता चलेगा कि सब कुछ ठीक है तो उनकी शक्ति, और शक्ति दिया जाएगा तो पैसे लगाने की शक्ति दे दी जाएगी, ठीक है। शक्ति और पैसे लगाने की शक्ति याद रख लीजिएगा, ठीक है, यानी कर लागू करना या निधियां, ठीक है। इसके बाद जैसे ही पैसे के देने की बात आ जाएगी तो वित्त आयोग आएगा कि मेरा भी बात सुनो, ठीक है। और वित्त आयोग के बाद याद रखिएगा कि लेखा परीक्षण भी आएगा कि पैसे दे के तो गया है वो, मैं चेक कर लूं उसको, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है, याद रखिएगा। अगर आपने इसको प्रॉपर याद रखा तो फिर आप बात करेंगे कि निर्वाचन पद्धति कैसी होगी, यानी पंचायतों का निर्वाचन, ठीक है। तो पंचायतों में निर्वाचन पद्धति याद रखिएगा कि ये निर्वाचन कैसे कराया जाएगा, चाहे वो चक्रीय हो अचक्रीय हो, ठीक है। ये सारी पद्धतियां होती हैं इसमें, निर्वाचन की पद्धतियां, ठीक है। अब देखिए, ये तो आ गया आपका के तक। अब आगे चलते हैं थोड़ा सा, ठीक है। अच्छा, एक साथ लिखने में थोड़ा याद करना ज्यादा आसान होगा, इसको हम एक साथ कर देते हैं, ठीक है। चलिए, यहीं पर आगे हम देखिएगा, ठीक है। ये 4 अनुच्छेद और याद रखेंगे इस पे, ठीक है। अनुच्छेद देखिएगा चौथा, 243 का एल क्या बोलता है वो याद रखिएगा कि ये पूरी कहानी ना पूरी हो चुकी है, ठीक है। मतलब आपने ग्राम पंचायत को निर्धारित कर दिया, पूरे तीनों क्षेत्र को निर्धारित कर दिया, लेकिन बात आती है कि इस पंचायत को कहां कहां लागू करना है, ठीक है। तो जब केंद्र सरकार की बात आएगी, राज्य सरकार की बात आएगी, तो राज्य सरकार तो पूरी तरीके से इंप्लीमेंट कर रहा है, लेकिन जब बात आएगी संघ राज्य क्षेत्रों में लागू करना, ठीक है, तो उसको रखा गया एल पे, याद रखिएगा, ठीक है। संघ राज्य क्षेत्रों में लागू करना, संघ राज्य क्षेत्रों में लागू करना, ठीक है, इंप्लीमेंट करना, याद रखिएगा, संघ राज्य क्षेत्रों में लागू करना, ठीक है। तो जब आपसे बात किया जाएगा संघ राज्य क्षेत्रों में लागू करना है, तो बोलेगा कि मैं कुछ, हमारे भारत में ना कुछ अलग अलग जगह है जहां पर ये बोलते हैं कि हम अपने यहाँ लागू नहीं करेंगे, चाहे कुछ भी कर लो, ठीक है। तो कुछ जगह अपवाद के तौर पर आएंगे जहां लागू नहीं होना, तो ये एक दूसरे के साथ रहेंगे, याद रखिएगा। यानी एल एम एक दूसरे के अपोजिट है, याद रखिएगा, और एक दूसरे के साथ भी रहते हैं, ठीक है। तो ऐसे में याद रखिएगा कि अपवाद, और ये अपवाद क्या है, कुछ जगहों पर लागू ना होना, ठीक है। तो एल एम तो बिल्कुल याद रहेगा आपको, ठीक है। अगर एम याद रहता है तो एल को याद कर लीजिएगा, अगर एल याद रहता है तो एम को याद कर लीजिएगा, आसान है दोनों, ठीक है। ठीक है। तो अब देखिए, यहां पर एक बात बनाई जाती है, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर अभी सरकार चल रही है भाजपा की, ठीक है। उस समय नरसिम्हा राव जो थे उनकी सरकार थी, ठीक है। मान लीजिए उन्होंने जैसे ही इंप्लीमेंट किया 73वां संविधान संशोधन, उसके बाद कोई दूसरी सरकार आती और सरकार आके बोलती कि पंचायत राज को फिर से हटा दो, तो हट जाता क्या? बताइए, सोचिए और बताइए कि अगर दूसरी सरकार आ जाए और फिर से वापस लोकसभा में फिर से वही सब करके इसको बंद करवा देते तो क्या होता? हटाया जा सकता था ना। इसीलिए सरकार अपने आप में बहुत तेज रहती है, याद रखिएगा कि अगर मैं कुछ लागू करूं तो उसको हटाया नहीं जाना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए ना उसने एक नियम बना दिया, यहां पर एन में, याद रखिएगा, एन में ऐसा बात बोल दिया है उसने कि जो विधि इस समय बनाई गई है वो हमेशा विद्यमान रहेगी,
ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि अगर कोई सरकार दूसरी आए और उसको लगे कि इसमें 3-5 करना है या कुछ बदलना है या कुछ भी, तो बदलाव ला सकती है, लेकिन पूरी तरीके से पंचायती राज व्यवस्था को हटा नहीं सकती अब। तो याद रखिएगा, इसे कहा जाता है विधि के तहत, विधि के तहत इसका विद्यमान रहना। ठीक है। तो सरकार इसको बचाने के लिए भी एक गेम खेल चुकी है। याद रखिएगा कि पंचायती राज व्यवस्था को हटाया नहीं जा सकता, और ये जो है आपके एन में है। तो ये 4 सीरीज ना अपने अनोखे वाले सीरीज है, याद रखिएगा। मतलब एल को याद रखा, एम को याद रखा, एन को याद रखा, तो ये लास्ट के 4 ना आपको ऐसे याद रखने होंगे जहां पर आप ये बोलें कि ये बिल्कुल अलग है। ठीक है। पंचायती राज तो यहां तक सेट हो गया है, मैंने बताया कि ये था पंचायती राज, और ये है उसको बचाने का तरीका या फिर कहां पर लागू होना है, मतलब ये बाहर के तरीके हैं। ठीक है। ये कुछ इस तरीके से समझिए कि अगर आप मंदिर या कहीं पर भी वर्शिप के लिए जाते हैं, पूजा के लिए जाते हैं, तो पूजा करना अलग चीज होता है। ठीक है। लेकिन उसके बाद जो है उस मंदिर का रखरखाव, उसकी पूरी व्यवस्था ये भी तय की जाती है। ठीक है। तो ऐसे में समझिएगा ये पूरा का पूरा उसका पूजा वाला तरीका है कि कौन कौन आ सकता है, कौन नहीं आ सकता है, कौन जल कैसे चढ़ाएगा वाला। ठीक है, आप ऐसे कह सकते हैं। और उसके बाद इसके रखरखाव से संबंधित है ये। ठीक है, कि कौन से सड़क से आना है या कौन सा रास्ता से आना है और कौन से रास्ते से जाना है। आपने नोटिस किया होगा एक दरवाजा जाने के लिए तो एक दरवाजा आने निकलने के लिए बाहर होता है। ठीक है। तो ये बहुत सारे नियम कानून यहाँ पर रख दिए जाते हैं, और इसका अंतिम एक अनुच्छेद होता है, याद रखिएगा। ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है कि अगर न्यायालय में, न्यायालय की बात भी रखी जाएगी यहाँ पर, कि अगर ऐसा ना हो कि कोई सरपंच, 2 सरपंच लड़ रहे हैं चुनाव में, एक सरपंच जीता तो दूसरा वाला केस कर दिया उसके ऊपर। ऐसा हो सकता है, हमारे यहाँ बहुत सारी बात है। अगर मान लीजिए कहीं पर, आपको बता रहा हूँ, वकालत में ना एक सिस्टम है। ठीक है, कि वकालत में ये सिस्टम है, या हमारे पूरे सिस्टम में एक सिस्टम है, ऐसा है, समझ सकते हैं कि किसी भी चीज़ का तोड़ है हमारे यहाँ। मान लीजिए इनकेस आपने सुना होगा कि 12 साल तक किसी लैंडलॉर्ड के घर पर रहने पर, ठीक है, आपका घर हो जाएगा। वो 12 साल तक अगर उसके घर पे रहते हैं, ठीक है, और वो बार बार आपसे कुछ नहीं बोलता 12 साल तक के, तो 12 साल के बाद वो घर आपका हो जाएगा। ठीक है, ऐसा सोचिएगा मत, लेकिन ठीक है, लेकिन ये नियम है हमारे यहाँ का। ठीक है। तो ऐसे में लैंडलॉर्ड क्या करे, तो लैंडलॉर्ड क्या कर सकता है कि आपको जो है अब एग्रीमेंट करके देगा। ठीक है, लेकिन एग्रीमेंट कैसा, रेंटल एग्रीमेंट। ठीक है, और ये रेंटल एग्रीमेंट क्या होगा कि हर 3 साल में बदल जाएगा। ठीक है, मतलब पहले 11-11 महीने के होंगे और 3 साल बाद एक नया व्यक्ति को लाकर आपका नाम जो है, ठीक है, नए तौर पर उसमें शामिल कर देगा, तो हमेशा 12 साल पहुंच ही नहीं पाएंगे आप। ठीक है, ये ऐसा सिस्टम होता है। जैसे आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ ना संविदा की नौकरी का भी एक सिस्टम है कि लगातार अगर कोई 5 साल के ऊपर संविदा नौकरी लगा लेता है तो उसके बाद उसको फिर रेगुलर करने की बात की जाती है। ठीक है, तो हमारे स्कूल कॉलेज जो होते हैं या फिर जो ऐसी संस्थाएं होती है, सरकारी संस्था, जिनको संविदा में लिया जाता है, उनको हर साल रिनोवेट करते रहता है कि फिर से फॉर्म भरिए, फिर से वैकेंसी आया, फिर से उसी व्यक्ति को रखेंगे, लेकिन फिर से फॉर्म भर के रखेंगे। ठीक है, इससे क्या होता है कि आपका नियम टूट जाता है यहाँ पर। उसी प्रकार याद रखिएगा कि पंचायतों में भी कुछ नियम दिए गए हैं कि अगर निर्वाचन का काम है, ठीक है, 2 व्यक्ति खड़े हुए हैं और उनमें कोई जीत गया, कोई हार गया, या कोई भी गतिविधि हुई है, ठीक है, तो ऐसे में यह केस न्यायालय में नहीं जाएगा। किसके पास जाएगा, तो ये जाएगा चुनाव आयोग के पास। आपने नोटिस किया होगा कि कभी कभी क्या होता है आपने सुना होगा आचार संहिता के समय जो है कुछ प्रावधान दे दिए जाते हैं कि आचार संहिता में क्या क्या घटना नहीं होनी चाहिए। ठीक है, साथ ही साथ 24 घंटे 48 घंटे का कुछ नियम तय किया जाता है कि कब कब आपको प्रचार करना है, कब प्रचार नहीं करना है, कब पैदल प्रचार करना है, कब इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से प्रचार करना है, और कब बोर्डिंग और बोर्ड को हटाना है। ठीक है, आपने नोटिस किया होगा जब आचार संहिता लागू हो रहा था तो बघेल जी का जितना फोटो था सबको काला पोत दिया गया था ताकि कोई देख ना सके उनको। ठीक है, मुख्यमंत्री के तौर पर। ठीक है, अभी देखिएगा फिर से विष्णुदेव साय की जगह पर, सारी जगह पर विष्णुदेव साय का फोटो लग गया है। ठीक है, फिर जैसे ही 5 साल के शुरुआती वो आएगा, आचार संहिता समय आएगा, फिर इनको जो है गायब कर दिया जाएगा। ठीक है, इसका कारण यह है कि हमारे यहाँ चुनाव का एक नियम कहता है। ठीक है, तो इस नियम में याद रखिएगा कि जो पंचायती राज का यह अंतिम नियम है, यह कहता है कि निर्वाचन प्रणाली में, ठीक है, निर्वाचन प्रणाली में जो हमारा न्यायालय व्यवस्था है उसका हस्तक्षेप वर्जित है, वो हस्तक्षेप नहीं करेगा यहाँ पर। ठीक है, तो याद रखिएगा पंचायती निर्वाचन में न्यायालय का हस्तक्षेप वर्जित है। ठीक है, तो देखिए इसको याद करने का तरीका आपको यहीं से याद करना है कि इन 6 को पहले याद रखिए, सबसे पहले दिमाग पे ये 6 लाइए। ठीक है, क्योंकि ये जो है एक लिस्ट है जिसमें आप पूरा का पूरा बिल्डिंग खड़ा कर रहे हैं। ठीक है, बिल्डिंग को खड़ा करने के बाद सदस्यों का सारा सिस्टम यहां लिखा गया है।
ठीक है, और लास्ट लिखा गया है इनको कैसे संरक्षित किया जा सके। तो 3 कैटेगरी में आप इसको बांटेंगे पूरे 16 को, ठीक है। पहला कैटेगरी क्या है, तो पहला कैटेगरी ये है कि पंचायत का निर्माण कैसे होगा, कैसा रहेगा, ठीक है। दूसरा कैटेगरी है कि इसमें कौन कौन रहेगा और क्या क्या सुविधाएं मिलेंगी उसको, ठीक है। और तीसरा कैटेगरी है कि उस पूरे सिस्टम को बचाया कैसे जाएगा, ठीक है। तो पहला कैटेगरी में 6 याद रखिएगा। पहला कैटेगरी क्या है, तो पहला कैटेगरी में जो 243 है वो क्या कहता है कि पंचायत के अंतर्गत कौन कौन से शब्द आएंगे, उसका परिभाषा क्या होगा, ठीक है। आगे पढ़ेंगे अभी डिटेल में पंचायत की परिभाषा पढ़ेंगे, लेकिन अगर आपको ये 16 याद हो जाता है ना, तो फिर आप समझिए कि आप एक कदम चढ़ चुके हैं, एक सीढ़ी पे पहुंच चुके हैं पंचायती राज व्यवस्था में, ठीक है। देखिए आपको बता दूं, जब इसकी पृष्ठभूमि पूछी जाती है ना, तो लक्ष्मीमल सिंह समिति पूछी जाती है, बलवंत राय मेहता समिति पूछी जाती है और अशोक मेहता समिति को सबसे ज्यादा पूछा जाता है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है कि निम्न में से कौन से समितियां पंचायती राज से संबंधित है, तो 8-9 समितियां मैंने आपको बताया हुआ है, ठीक है। पूरे गॉडगिल समिति तक का आपको याद रखना है, किसी भी हालत में याद रखना है, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन है कि अच्छा, सरल क्वेश्चन की बात कर रहे हैं हम लोग। देखिए मैं जब बात करूं कि सरल क्वेश्चन, इसका मतलब समझिए कि इनके लेवल बहुत डाउन होता है और कभी कभार किस्मत में ये मिलेगा आपको, ठीक है। अधिकांशतः क्या मिलेगा, अधिकांशतः ये वाला मिलेगा। इसको सरल नहीं बोलते, क्यों नहीं बोलते, क्योंकि आज आप याद रख रहे हैं, 5 दिन बाद मुझे फिर से सुनाइएगा, ठीक है। और कोशिश कीजिएगा कि हम पंचायती राज खत्म कर लें जब, फिर उसके बाद सुना के दिखाइएगा, ठीक है। तो यकीन मानिए अगर आपने पढ़ा भी होगा, ऐसा नहीं कि आपने पंचायती राज नहीं पढ़ा होगा, पढ़ा होगा, लेकिन याद नहीं रहता ये, ठीक है। तो उसका कारण यही है क्योंकि हमने इसको बहुत ज्यादा रिपीट नहीं किया हुआ है, ठीक है। हम मोटा मोटी चीज को याद रखते हैं, 29 विषय याद है अपने को, ठीक है। अनुसूची 11 में रखा गया है, याद है अपने को, ठीक है। अनुच्छेद 16 है, याद है अपने को, लेकिन उसके अंदर क्या है ये याद नहीं होता है। कब कौन खिसक कर दूसरे पायदान में पहुंच जाता है पता नहीं चलता है, ठीक है। तो देखिएगा ऐसे में हम इसको 3 कैटेगरी में बांट कर याद रखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला है परिभाषा, दूसरा है ग्राम सभा, ठीक है, तीसरा क्या है गठन। हाँ, पूरा बोलने की जरूरत नहीं है, अगर आपको उसको याद भी रख पा रहे हैं ना, कि एक एक शब्द से याद रख पा रहे हैं तो भी अच्छी बात है ये, ठीक है। तो पहला है परिभाषा, दूसरा है ग्राम सभा, तीसरा क्या है गठन, चौथा क्या है, हाँ संरचना, ठीक है, संरचना। उसके बाद 5वां है आरक्षण, आरक्षण के बाद क्या है अवधि, ठीक है। तो चलिए मुझे लगता है आप लोग को याद हो गया है ये। चलिए कौन सुना पाएगा ये 6? हाँ आप ही सुनाएंगे, चलिए। परिभाषा, ग्राम सभा, गठन, संरचना, आरक्षण और अवधि, ठीक है। चलिए इसके बाद आते हैं, देखिएगा यहां पर, ठीक है, FGHIJK, ठीक है। सबसे ज्यादा बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन यहीं से बनता है, इधर क्वेश्चन ही नहीं आता है, ठीक है। यहां क्वेश्चन नहीं आता, याद रखिएगा, क्वेश्चन आता है हमेशा इसमें, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये जो चीज है ना, ये गठित होकर दिमाग में सेट हो जाता है, ये जल्दी सेट नहीं होता। कौन कर लागू करता है और कौन किसके बाद है, ये दिमाग में कंफ्यूजन पैदा करता है, ठीक है। तो एक बार देखिएगा, सदस्यों की निहरताएं, ठीक है, ठीक है, सदस्यों की निहरताएं याद रखिएगा 7वें नंबर पर आता है, ठीक है। तो 7 से निहरताएं, ठीक है। आप चाहें तो उसको 7 कह सकते हैं, आप चाहें तो F कह सकते हैं, ठीक है। इसके बाद मैंने G से बताया था, G फोर्स, तो याद रख लीजिएगा, G फोर्स अगर आपने याद रखा है तो एक शक्ति तो याद रहेगा आपको, ठीक है। तो याद रखिएगा ये है आपका पंचायतों की शक्ति का प्राधिकार और उत्तरदायित्व, ठीक है। देखिए 3 चीजें आती हैं इसमें। पहला शक्ति दिया जाएगा, तो शक्ति तो हर किसी को नहीं दिया जाता, उसी को दिया जाता है जो उसको संभाल सके, तो प्राधिकार आ गया उसके पास। दूसरा शक्ति दिया गया तो आपको उत्तरदायी भी दिया जाएगा। जैसे आपको मान लीजिए कि आप घर में सबसे बड़े हैं, आपसे 2 छोटे भाई बहन हैं, तो आपको दे दिया गया कि 1000 रुपए लो और 2 दिन जो है सर्वाइव करने के लिए 1000 रुपए दिया। शक्ति देगी, पैसा है वो शक्ति है, ठीक है। तो फिर बोला जाएगा कि शक्ति दिया गया तो उत्तरदायी भी होगा आपके पास। वो दोनों घूमने निकल गए, घर ही वापस नहीं आ रहे हैं, ठीक है, तो उत्तरदायी आपके पास होना चाहिए, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। तो ऐसे में जो है इसको जी में क्या दिया गया, शक्ति, प्राधिकार और उत्तरदायित्व, ठीक है। इसके बाद याद रखिएगा एच की बात कर रहे हैं, तो जब आपको शक्ति दिया गया है, यहां पर शक्ति दिया गया है, तो आपको यह भी शक्ति दी गई है कि आप पैसे कहां से ले सकेंगे, ठीक है, यानी कर लगाने या निधि आधारित करने की शक्ति, इसको बोलते हैं कराधान, ठीक है। कराधान की शक्ति आप बोल सकते हैं इसको, एच में है कराधान, ठीक है। इसके बाद देखिएगा आई, तो आई मतलब वित्त आयोग का गठन करना, यानी वित्त आयोग यह तय करेगा कि आपके क्षेत्र के लिए राज्य का एक वित्त आयोग होगा जो राज्य और स्थानीय स्वशासन के मध्य क्या करेगा, पैसों को बंटवारा कर देगा, ठीक है। तो आई याद रखिएगा, जब पैसे आ गए वित्त आयोग आया, तो वित्त आयोग के पीछे पीछे जो है लेखा परीक्षक भी आता है, याद रखिएगा, ऑडिटिंग करना कि आपको जो पैसा मिला था उसका खर्चा सही सॉर्ट किए कि नहीं किए, ठीक है। तो उसके बाद याद रखिएगा उसे जे कहा जाता है, ठीक है। और जे के बाद आता है के, पंचायतों का निर्वाचन,
ठीक है। तो पंचायतों में निर्वाचन की प्रणाली यानी कि चुनाव आयोग का सिस्टम कैसे लागू होगा और कैसे चुनाव कराया जाएगा, किस क्षेत्र में कब कब चुनाव होगा, कितने चरण में होगा, ये सब निर्धारित यहां पर होता है, याद रखिएगा, किसके तहत, पंचायतों के निर्वाचन के तहत। ठीक है, फिर से दोहराते हैं। देखिए इसमें पहले नंबर पे क्या आ रहा है, या फिर हम सातवां कह ले तो याद रखिएगा, सातवें नंबर पे क्या है, सदस्यों की निहरताएं। ठीक है, सदस्यों की निहरताएं सातवें नंबर पर है। ठीक है, आठवें नंबर पर क्या है, जोर से बोलिए, एकदम नाश्ता वास्ता करके आए होंगे, हाँ जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। पंचायतों की शक्ति, प्राधिकरण और उत्तरदायित्व। ठीक है, 8वें नंबर पर है। ठीक है, 9वें नंबर पर क्या है, कर लगाने की शक्ति, और अगर आप इसको याद रखें तो कराधान की शक्ति बोल सकते हैं इसको। ठीक है, कराधान की शक्ति। ठीक है, देखिए कराधान और करापात, ये आपके कॉमर्स में एक शब्द है। ठीक है, कराधान और करापात। ठीक है, जो कर लगाता है, ठीक है, उसको कराधान कहा जाता है, जो कर भरता है उसे करापात कहा जाता है। ठीक है, कराधान और करापात। ठीक है, ऐसे में समझिएगा कि जो कर लागू करने की शक्ति दी गई है, निधियां बटोरने की शक्ति गई है, वो आपके एच में दी गई है। ठीक है, इसके बाद क्या आता है, वित्त आयोग। ठीक है, वित्त आयोग के बाद लेखा परीक्षक, और लेखा परीक्षक के बाद पंचायतों का निर्वाचन। ठीक है, चलिए ये भी याद हो गया आप लोग को। कोई व्यक्ति होगा जो दोनों बताएगा अभी, चलिए कोई ऐसा है जो दोनों बता सकता है अब, चलिए आनंद बता रहे हैं। हाँ, पहला परिभाषा, ग्राम सभा, ग्राम पंचायत गठन, ठीक है, संरचना, सीटों का आरक्षण। ठीक है, पंचायत का कार्यकाल अवधि, निहरताएं, उत्तरदायित्व, हाँ, वित्त आयोग गठन, हाँ, ठीक है, बढ़िया। चलिए, तो और कोई है जो यहां से एफ से लेकर के तक बोलेगा, चलिए बोलिए। सदस्यों की निहरताएं, पंचायत की शक्ति, प्राधिकरण और उत्तरदायित्व, ठीक है, कराधान की शक्ति, कराधान की शक्ति, वित्त आयोग का गठन, वित्त आयोग का गठन, लेखा परीक्षक, पंचायत के निर्वाचन, पंचायतों का निर्वाचन। बहुत बढ़िया। चलिए आते हैं वापस ये चार लिस्ट पर। ठीक है, देखिएगा इसका, देखिएगा 243L। ठीक है, तो 243L जो है यहां पर ये तय करता है, ये चार को तो अलग से याद रखना है। ठीक है, मतलब आपने पंचायतों का निर्वाचन अपने दिमाग में डाल लिया कि पंचायतों का निर्वाचन मतलब खत्म हो गया अभी पंचायत। ठीक है, अब यहां पर डालना है कि ये जो है बड़े स्तर पर उसको परिभाषा दिया गया है कि कहां कहां पर ये लागू होगा, कहां पर लागू नहीं होगा। ठीक है, इसके संबंध में 4 नियम याद रख लीजिएगा। इसको बोलते हैं कि पंचायतों के 4 नियम लास्ट में अंतिम में दिए गए हैं। ठीक है, पहला, कहां कहां पर ये लागू होगा, संघ राज्य क्षेत्र में लागू होना, कहां पर ये लागू नहीं होगा। ठीक है, तो इसका अपवाद रहेगा कि कहां कहां पर ये लागू नहीं होगा। तो उत्तर पूर्वी जो क्षेत्र है याद रखिएगा, उनके कुछ राज्यों में वहां की मनदशा चलती है। ठीक है, मतलब वो चाहे तो लागू करें, वो चाहे तो लागू ना करें, याद रखिएगा। और खासकर विशेष राज्य का दर्जा जिनको प्राप्त है वो इस स्तर पर अपना नियम कानून अलग बना सकते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, इसके बाद देखिएगा विधि के तहत इसका विद्यमान रहना। मैंने बताया था कि अपने आप को बचाने के लिए हमेशा हर कोई कानून अपने आप को बचाने के लिए भी नीचे लिखे जाते हैं कि ये जो है कब कब मान्य होगा, कब अमान्य हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर ये क्या है, अपने लिए याद रखिएगा, पहला लागू होना, दूसरा लागू नहीं होना, और तीसरा याद रखिएगा कि अपने आप में विद्यमान रहना, विधि के तहत जो है विद्यमान रहना। ठीक है, और लास्ट याद रखिएगा कि निर्वाचन में, ठीक है, न्यायालय का हस्तक्षेप वर्जित होना। ठीक है, यानी निर्वाचन के द्वारा जो है जो भी आंसर आएगा, अब जैसे मान लीजिए कोई जीत रहा है तो पीछे वाला जो है केस कर दिया उसके ऊपर, पूरा निर्वाचन सिस्टम खत्म हो गया। बार बार आपको बता दूं, हमारे देश में जो है चुनाव में बहुत पैसा खर्च होता है। ठीक है, और बार बार ऐसा केस लगा लगा के लोग जो है पेंडिंग कर देंगे। स्टे ऑर्डर तो हमारे कॉमन हाथ में होता है कि हम कुछ भी चाहें स्टे करवा सकते हैं, ऐसा टाइप का। ठीक है, ऐसी स्थिति में जो है क्या होता है, इसको निर्वाचन का जो आंसर होगा या रिजल्ट होगा उसको न्यायालय में कभी भी क्या नहीं कर सकते आप, ठीक है, खड़े नहीं कर सकते या हस्तक्षेप नहीं करा सकते हैं। ठीक है, तो ये 4 नियम याद रखिएगा। पहला क्या बोलता है, संघ राज्य क्षेत्र में लागू होना, जिसका लागू नहीं होना अपवादिक है। ठीक है, और तीसरा क्या बोलता है, हाँ, विधि के तहत विद्यमान रहना, और चौथा क्या बोलता है,
न्यायालय का हस्तक्षेप वर्जित, बस इतना याद कर लीजिए, न्यायालय का हस्तक्षेप वर्जित, बाकी वो देख लेंगे किस पे वर्जित है। ठीक है, आप छोटा छोटा फैक्ट जो जो आपके मुंह पे बसता है, जो शब्द, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वो कभी भी आराम से आ सकता है। ठीक है, इसके तहत पढ़ने की कोशिश मत कीजिए, बस आपको देखना है कि आपका कीवर्ड क्या है। ठीक है, जैसे मेरा एक कीवर्ड है इसको याद करने का, तो मैंने क्या है, अपना कीवर्ड सेटल किया हुआ है, तो उस कीवर्ड को आप भी सेटल कर सकते हैं, मतलब कोई भी शब्द आप पकड़ कर उसे सेटल कर सकते हैं उसमें। ठीक है, जब आप इसको लिखते हैं तो आप क्या करते हैं, जैसे देखिए एग्जांपल के तौर पर ए, ठीक है, तो ग्राम सभा, भा के लास्ट में ए आया, ये ए से सेटल हो गया वो ग्राम सभा। ठीक है, तो आप कोई भी कीवर्ड उसमें कवर कर सकते हैं, कोई भी कीवर्ड होना चाहिए। ठीक है, चलिए ये भी याद हो गया आपको। चलिए रिया आप पूरा बताएगी। ठीक है, फर्स्ट में परिभाषा, परिभाषा, उसके बाद ग्राम सभा, उसके बाद फिर तीसरा में है पंचायत का गठन, गठन, उसके बाद पंचायत की संरचना, संरचना, फिर पंचायतों में आरक्षण, आरक्षण, फिर पंचायतों की अवधि या फिर अवधि, हाँ, और फिर एफ में है पंचायत के सदस्यों का निहत्ता, अयोग्यता बोल सकते हैं, अयोग्यता। ठीक है, उसके बाद जी में था पंचायतों की शक्तियाँ, प्राधिकरण और उत्तरदायित्व, प्राधिकार, हाँ, अधिकार, ठीक है, एच, और फिर एच में है कर कर लागू करने, कराधान। ठीक है, आई में है वित्त आयोग का गठन, वित्त आयोग का गठन, उसके बाद जे में है पंचायतों का लेखा परीक्षक। ठीक है, परीक्षा, हाँ, के में क्या है, में है निर्वाचन, पंचायतों का निर्वाचन, हाँ, ठीक है, यहाँ आ जाइए 4। फिर एल में है कि राज्य संघ में लागू, संघ ठीक, राज्य, संघ राज्यों में लागू होना। ठीक है, और उसके बाद एम में है अपवाद, हाँ, ठीक है, जगहों पे लागू नहीं होगा, हाँ, उसके बाद फिर एम में है विधि के तहत इसका अस्तित्व रहना, ठीक है, विधि के तहत अस्तित्व रहना। ठीक है, इसके बाद में है इसके जो निर्वाचन में न्यायालय की जो भागीदारी में, हाँ, भागीदारी तो बहुत दूर की बात है, हस्तक्षेप वर्जित है, आप ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, चलिए और कोई है जो पूरा बोलेगा? हाँ, चलिए बिल्कुल, ठीक है, बढ़िया। हाँ, ग्राम सभा, गठन, संरचना, आरक्षण, अवधि, निहरताएं, ठीक है, कराधान, वित्त आयोग, लेखा परीक्षण, निर्वाचन, ठीक है, ठीक है, हाँ, वर्जित है। चलिए ठीक है, बढ़िया। चलिए और कोई है? बोलिए बोलिए, शर्माने वाली बात नहीं है, अगर आप बोल सकते हैं तो बिल्कुल बोलिए, इससे आपका डर खत्म होगा। और दूसरा, अगर आप पीएससी के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आपके इंटरव्यू सेक्शन में भी काम आता है ये। ठीक है, इसलिए आपको ज़्यादातर मैं बोलने के लिए जगह देता हूँ, टाइम हमारे पास कम होता है फिर भी हम बोलते हैं। इसका मतलब है कि अगर आपने इसको बोला है तो आपको ये लंबे समय तक याद रहेगा। ठीक है, मान के चल रहा हूँ सभी को याद हो गया है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम इसी को एक्सप्लेन करने वाले हैं। हेडिंग डाल लीजिएगा। ठीक है, पंचायती राज अधिनियम 1993 अनुच्छेद, ठीक है, या फिर अध्याय के तौर पर हम इसे पढ़ने वाले हैं। देखिएगा सबसे पहले तो देखिएगा, पंचायती राज अधिनियम 1993, ठीक है, जिसमें अनुच्छेद जो आप पढ़ रहे हैं पूरा का पूरा 16, याद रखिएगा पूरे भारतवर्ष में इसको लागू किया जाता है। ठीक है, लेकिन जैसे ही हम छत्तीसगढ़ की तरफ चलेंगे तो ये थोड़ा सा चेंज होगा। ठीक है, चलिए देखिएगा, ऐसे में सबसे पहले बात करेंगे हम लोग परिभाषा की। तो याद रखिएगा इसमें कुछ शब्दावली दिए गए हैं जिसमें इनको परिभाषित किया गया। परिभाषा का सीधा सा अर्थ मैं आपको बताता हूं कि परिभाषा या डेफिनेशन क्या होता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम अपना भारत जो है, ये भारत एक देश है। ठीक है, देश है, लेकिन याद रखिएगा जब भी आप संविधान में पढ़ते हैं तो क्या बोलेंगे इसको? राज्य। ठीक है, राज्य, याद रखिएगा भारत देश है हमारा, लेकिन संविधान में इसे राज्य बनाया गया है। ठीक है, ये राज्य है, और इस राज्य शब्द का जो उत्पत्ति है या राज्य के बारे में जब आप पढ़ेंगे तो राज्य को परिभाषित किया गया है, ना कि देश को परिभाषित किया गया है।
ठीक है। इसी प्रकार याद रखिएगा कि यहां पर कुछ शब्दावली दिए गए हैं पंचायती राज व्यवस्था में जो कि अनुच्छेद 243 में दिए गए हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा अनुच्छेद 243 परिभाषाएं, ठीक है। याद रखिएगा ग्राम सभा, ठीक है। सबसे पहले याद रखिएगा परिभाषा दिया गया ना, मतलब ग्राम सभा नहीं दिया गया है, ग्राम सभा की परिभाषा दी गई है, याद रखिएगा। तो ऐसे बहुत सारे शब्दावली, पहले तो ये समझिए, पहले लिखने से लगेगा कि आप दूसरे नंबर पर पहुंच गए। देखिए शब्दावली तथा ग्राम पंचायत, सॉरी इसको ग्राम को हटा देंगे, पंचायत के सभी स्तर पर स्वशासन प्रणाली व संरचना के परिभाषा विद्यमान है, ठीक है। मतलब शब्दावली तथा पंचायत के सभी स्तर पर स्वशासन प्रणाली व संरचना का जो है परिभाषा विद्यमान है यहां पर 243 में, याद रखिएगा, ठीक है। अब इसमें क्या क्या शब्द लिए गए हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर जो है इसमें जिला, मध्यवर्ती स्तर, ग्राम सभा, ठीक है, पंचायत, पंचायत क्षेत्र, पंचायत क्षेत्र, ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, मध्यवर्ती स्तर, जिला इत्यादि, ठीक है। मतलब आपको बता दूं कि पंचायती राज व्यवस्था में, ठीक है, उसकी जो परिभाषा लिखी गई है हर एक शब्द की, ठीक है, कि जो भी शब्द यहां पर आपको समझना है या पूरे अनुच्छेदों में 16 अनुच्छेद जो दिए गए हैं उसमें कोई भी ऐसा शब्द दिया गया है तो सभी शब्दों की परिभाषा यहां लिख दी गई है, याद रखिएगा, ठीक है। मतलब किसे ग्राम पंचायत कहेंगे, किसे जिला पंचायत कहेंगे, किसे मध्यवर्ती स्तर कहेंगे, ठीक है, ग्राम सभा क्या होगा, सभी का नाम दिया गया है, ठीक है। और आपको याद रखना है ये परिभाषा इसलिए डील नहीं कर रहा हूं मैं कि सबके बारे में आप पहले से जानते हैं, ठीक है। पंचायत क्या है, स्वशासन प्रणाली का एक स्तर है, ठीक है। यह लिया गया है कहां से, तो याद रखिएगा पंच प्रभु से लिया गया है, ठीक है, जिसे पंच परमेश्वर कहा जाता है, ठीक है, वहीं से इसे पंचायत कहा गया है। यानी यह तय किया गया कि एक क्षेत्र, ठीक है, एक क्षेत्र अपने स्तर पर, ठीक है, एक क्षेत्र अपने स्तर पर स्वशासन को निर्धारित करेगा, स्वशासन को निर्धारित करेगा और अपने में से ही किसी को चुनाव के द्वारा जीत कर लाए गए, ठीक है, या चुनकर आए गए व्यक्ति के द्वारा इसे एडमिनिस्ट्रेशन किया जाएगा, ठीक है। तो यह क्षेत्र का बेसिक एक परिभाषा हो गया, ठीक है। और यह क्षेत्र जो है अलग अलग स्तर पर हो सकता है, कम जनसंख्या है तो ग्राम पंचायत, अधिक जनसंख्या है तो जनपद, और उसके ऊपर आएगा तो जिला पंचायत, ठीक है। इस तरीके से जो है इनका परिभाषा यहां लिखा गया है, याद रखिएगा। इसमें अलग अलग शब्दों की परिभाषा केवल लिखी गई है यहां पर, ठीक है। तो जितने भी शब्द आपको मिलेंगे जो पंचायत के, अब जितने भी टॉपिक हम पढ़ेंगे, याद रखिएगा यहां पर परिभाषा इसलिए नहीं लिखा रहा हूं क्योंकि मैं हर जगह पर परिभाषा बताते चले जाऊंगा, ठीक है। जो भी टॉपिक बताऊंगा उसका परिभाषा बताऊंगा और उसके बाद फिर उसको डील करेंगे हम लोग, ठीक है। तो सबसे पहले याद रखिएगा परिभाषा कहां लिखा गया है, 243 में। 243 में पंचायत जो व्यवस्था है उसके हर एक शब्दावली की परिभाषा यहां पर बताई गई है, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा, इसके बाद 243 ए देखते हैं, याद रखिएगा। अनुच्छेद 243 ए, ठीक है। और इसके अंतर्गत क्या आता है, ग्राम सभा, ठीक है। ग्राम सभा क्या होता है इसके बारे में हम दो बिंदुओं से समझ सकते हैं, समझिएगा। सबसे पहला, ठीक है, कि ग्राम सभा क्या होती है, तो इसके अंतर्गत याद रखिएगा कि अगर हम ऐसा कहें, ठीक है, आप ऐसा समझिएगा, देखिए ये समझने के लिए केवल, ठीक है, इसका यहां से कोई संपर्क नहीं है, याद रखिएगा, ठीक है।
जो ग्राम सभा होता है, ठीक है, इसके अंतर्गत जो है उस गांव के अंतर्गत आने वाले, गांव के अंतर्गत, ठीक है, ग्राम पंचायत नहीं बोलेंगे, ठीक है, तो पूरे गांव के अंतर्गत आने वाले सदस्य होंगे, जितने व्यक्ति हैं जिनका चुनाव में, ठीक है, याद रखिएगा, इस गांव में पंजीकरण हुआ हो, ठीक है, मतलब आप बोल पाए कि हाँ मैं फलाने गांव से संबंधित हूं और मैं यहाँ का निवासी हूं और आपका पंजीकरण या वोटर आईडी कार्ड जो बना होगा वो यहाँ से संबंधित होगा। क्लियर है? तभी जाकर आप ग्राम सभा के सदस्य बनेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो सदस्य के अंतर्गत याद रखिएगा एक तरीके से ये क्या है, विधानमंडल का कार्य करता है, याद रखिएगा, यानी निम्न स्तर का विधानमंडल कह सकते हैं इसको, ठीक है। तो ऐसे में समझिए ग्राम सभा, ठीक है, ग्राम पंचायत से बिल्कुल अलग होता है। बताइए दोनों में से शक्तिशाली क्या होगा, ग्राम सभा या ग्राम पंचायत? ग्राम सभा शक्तिशाली होता है, ठीक है। तो अब देखिए इसमें क्या क्या लिखा गया है, अनुच्छेद 1A में हम डिस्कस करेंगे इस पे, ठीक है, 243A में। तो याद रखिएगा ग्राम सभा पंचायत की शक्ति, ठीक है, यानी ग्राम सभा जो है प्रारंभिक पंचायत की शक्ति कहलाती है। और ऐसे में याद रखिएगा, ठीक है, पंचायत के कार्य, पंचायत के कार्य, ठीक है, यानी देखिएगा पंचायत की शक्ति, पंचायत के कार्य, ये सभी निर्धारित करने के लिए आपको कहां जाना पड़ेगा, ग्राम सभा में, ठीक है। इसका मतलब समझिएगा कि पंचायती राज व्यवस्था में सबसे निम्न स्तर का जो लेयर होता है या सबसे निम्न स्तर का जो क्षेत्र होता है उसका संपूर्ण शक्ति, ठीक है, ग्राम सभा में निहित होता है, ठीक है, यानी संपूर्ण शक्ति उसकी कहां निहित होती है, ग्राम सभा में। जैसे सबसे पहला पंचायत की शक्ति, ठीक है, पंचायत के कार्य और पंचायत से जुड़े हुए जितने भी कार्य प्रणाली हैं ये सभी ग्राम सभा में निर्धारित किए जाते हैं, ठीक है। इसकी परिभाषा में आप एक लाइन में लिख सकते हैं कि पंचायत की शक्ति, पंचायत के कार्य तथा पंचायत के द्वारा निर्धारित परिषद की बैठक, ठीक है, पंचायत के द्वारा निर्धारित परिषदों की बैठक आदि के विषय में, आदि के विषय में राज्य का विधानमंडल, राज्य का विधानमंडल विधि के द्वारा उपबंधित करेगा, विधि के द्वारा उपबंधित किया जाएगा, ठीक है। तो पहले तो ये देखिए कि ग्राम सभा कैसे आया, ठीक है, या ग्राम सभा के आने का कारण क्या है। तो विधानमंडल की शक्ति जो है, देखिए मैंने बताया था आपको कि ये राज्य का विषय है, तो राज्य ये निर्धारित करेगा ग्राम सभा कैसा होगा, ठीक है। इसलिए इसकी परिभाषा मैं अलग से आपको बताता हूं जो कि आपने पहले वाले पार्ट पे नहीं लिखा है, ठीक है। तो पहले हम इसकी परिभाषा को भी देखेंगे और हमने ग्राम सभा का सारा सिस्टम देखा कि ग्राम सभा जो है, याद रखिएगा, ठीक है, जितने भी प्रकार की पंचायत की शक्ति होती है, ठीक है, या ग्राम सभा का पूरा परिपालन होता है, पंचायत के कार्य होते हैं, ठीक है, और पंचायत के द्वारा निर्धारित परिषद की बैठक जो होती है ये सभी के सभी कौन निर्धारित करेगा, राज्य का विधानमंडल निर्धारित करेगा, क्योंकि ये राज्य का विषय है, ठीक है, ये राज्य का विषय है। साथ ही साथ याद रखिएगा एक जो महत्वपूर्ण बिंदु है, ठीक है, कि ग्राम सभा किसे कहा जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा ग्राम सभा किसे कहा जाता है, इसके बारे में एक परिभाषा है जो कि हमने परिभाषा को, देखिए मैंने आपको बताया कि परिभाषा जो है मैं वहां पर नहीं लिखा रहा हूं, अब एक एक करके जो भी परिभाषा आएगा उसके साथ में जोड़ता चला जाऊंगा, ठीक है। देखिएगा तो परिभाषा क्या है, ग्राम सभा किसे कहा जाता है, ठीक है, ग्राम सभा एक्चुअल में क्या है। तो याद रखिएगा किसी गांव के अंतर्गत, किसी गांव के अंतर्गत मतदान सूची में, मतदान सूची में रजिस्टर्ड एक शब्द होता है, याद रखिएगा, जिसे हम कहते हैं सूचीबद्ध, ठीक है। किसी गांव के अंतर्गत मतदान सूची में सूचीबद्ध मतदाता
का समूह ग्राम सभा कहलाता है। ठीक है, तो किसी भी गांव में, याद रखिएगा, किसी भी गांव में, ठीक है, अगर मान लीजिए कोई एक गांव है या दो गांव से मिलकर बना हुआ है, ठीक है, तो भी वो ग्राम सभा के अंतर्गत शामिल हो सकता है, याद रखिएगा। ठीक है, ऐसे में याद रखिएगा, किसी गांव के अंतर्गत मतदाता सूची में सूचीबद्ध मतदाताओं का समूह, ठीक है, याद रखिएगा, ये जो शब्द है ना, ये प्रॉपर इसी वे में काम करेगा, याद रखिएगा। अगर आपने इसको कुछ भी चेंज किया तो फिर ग्राम सभा का परिभाषा से बाहर निकल जाएंगे आप। ठीक है, तो ग्राम सभा की परिभाषा यह बोलता है कि कोई भी गांव है, उस गांव में अगर आप रजिस्टर्ड हैं, ठीक है, मतदाता के तौर पर, तो आप उस ग्राम सभा के हिस्से हैं। ठीक है, और अगर आप नहीं है तो वहां के हिस्सा नहीं है। ठीक है, और इन्हीं का जो समूह होगा यही ग्राम सभा निर्धारित करेगा, क्योंकि कोई बिल्डिंग नहीं है ग्राम सभा, याद रखिएगा। अगर आपके दिमाग में आ रहा होगा कि कोई बिल्डिंग टाइप का कुछ होगा या कुछ ऐसा भवन होगा, उसी को ग्राम सभा कहते हैं, तो ग्राम सभा वो नहीं है। ग्राम सभा का मतलब है कि इंसान साल के पेड़ के नीचे, बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर जो है किसी भी मसले को हल करें। ठीक है, तो उस मसले को हल करने के लिए जो पूरा का पूरा निधि या एक विधि नियम जो कार्य किया जा रहा है, उसे पूरा ग्राम सभा कहा जाता है। ठीक है, तो आपके दिमाग में बिल्डिंग नहीं होना चाहिए कि अगर मैं ग्राम पंचायत बोलूं तो ग्राम सभा का जो बिल्डिंग है वो है, ऐसा नहीं। लोगों के द्वारा ग्राम सभा का निर्धारित किया जाता है, या ग्राम सभा कैसे कार्य करता है ये निर्धारित किया जाता है। ठीक है, तो यहां पर याद रखिएगा ग्राम सभा क्या है, पंचायतों का, ठीक है, पंचायतों से कहीं दूर याद रखिएगा मतदाताओं समूह को जो है ग्राम सभा कहा जाता है। तो याद रखिएगा मतदाता समूह को, ठीक है, ग्राम सभा कहा जाता है। ठीक है, चलिए देखिएगा, अब इसके बाद देखिएगा क्षेत्र के स्तर पर इसकी जो नामावली होती है, ठीक है, यानी और परिभाषा, जैसे देखिए केवल एक परिभाषा इसमें नहीं लिखा जाता है, 3-4 परिभाषाएं इसमें बताई जाती हैं, कौन कौन से तरीके से इसको परिभाषित किया जा सकता है। ठीक है, तो याद रखिएगा ग्राम स्तर पर, ग्राम स्तर पर पंचायत के अंतर्गत समाविष्ट, ठीक है, ग्राम स्तर पर पंचायत के अंतर्गत समाविष्ट किसी वन ग्राम या राजस्व ग्राम, ठीक है, किसी वन ग्राम या राजस्व ग्राम से संबंधित नामावली, ठीक है, संबंधित नामावली में पंजीकृत व्यक्ति, नामावली में पंजीकृत व्यक्तियों के मिलकर, व्यक्तियों से मिलकर बनने वाले सभा को ग्राम सभा कहते हैं। ठीक है, तो ग्राम सभा के लिए याद रखिएगा, अगर वन ग्राम है या राजस्व ग्राम है तो उसके लिए क्या परिभाषा होगा। ठीक है, याद रखिएगा। तो इससे आपको याद रखना है थोड़ा सा कि इसके अंतर्गत क्या क्या चीजें शामिल हो जाती हैं। ठीक है, अभी हम ग्राम सभा में ही चल रहे हैं और आज का टाइम पूरा ग्राम सभा में जाने वाला है, याद रखिएगा। ठीक है, ताकि आप अच्छे से इसको पढ़ लें। ठीक है, देखिएगा इसके अलावा ठीक है, तो याद रखिएगा ग्राम पंचायत के अंतर्गत या ग्राम स्तर पर पंचायत के अंतर्गत समाविष्ट किसी भी वन ग्राम और राजस्व ग्राम, याद रखिएगा वन ग्राम और राजस्व ग्राम सामान्य ग्राम से अलग होते हैं बिल्कुल। ठीक है, तो वन ग्राम क्षेत्र और राजस्व ग्राम क्षेत्र जो है ये राज्य निर्धारित करता है कि कौन कौन सा ग्राम जो है, जैसे औषधि ग्राम का नाम होता है। ठीक है, औषधि ग्राम हो गया, वन ग्राम हो गया, राजस्व ग्राम हो गया, ये अलग अलग प्रकार के ग्राम होते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, यानी आप इसको ग्राम से गांव कह सकते हैं। ठीक है, अलग अलग प्रकार के। अब इनके अंतर्गत जो है, जो भी व्यक्ति इस नामावली में पंजीकृत होगा, नामावली में मतदाता का नाम यहां पर नहीं बोला मैंने, ठीक है, कि उसके अंतर्गत आने वाले व्यक्तियों, देखिए इनको भी ग्राम सभा कहेंगे, इसको भी ग्राम सभा कहेंगे, और जो नेक्स्ट परिभाषा है वो भी ग्राम सभा होगा। ठीक है, जहां पर बस आपको क्या करना है कि वन ग्राम को हटाकर और राजस्व ग्राम को हटाकर, इन दोनों ग्राम को हटाकर पंचायत स्तर पर जो नामावली आएगा, ठीक है, याद रखिएगा मैं जो अभी अब तीसरा परिभाषा लिखा रहा हूं उसके संबंध में, कि वन ग्राम को हटाकर और राजस्व ग्राम को हटाकर इसके बाद जो नामावली आएगा उसे भी ग्राम सभा कहेंगे। ठीक है, मतलब ये आपका तीसरे नंबर पर आता है, याद रखिएगा, वन ग्राम और राजस्व ग्राम। ठीक है, मैं फिर से दोहराता हूं, देखिएगा
किसी भी ग्राम पंचायत में, किसी ग्राम पंचायत में ग्राम स्तर पर समाविष्ट नामावली में पंजीकृत व्यक्ति के समूह, ठीक है, से बनने वाले निकाय को ग्राम सभा कहते हैं। ठीक है, बनने वाले निकाय को ग्राम सभा कहा जाता है। तो इस तरीके से याद रखिए ग्राम सभा का, ठीक है, 3 परिभाषा आपने पढ़ा। ठीक है, वन ग्राम, राजस्व ग्राम के संबंध में एक ग्राम सभा, एक सामान्य ग्राम के संबंध में ग्राम सभा, और बहुत आराम से आप इसको याद रख सकते हैं कि ग्राम सभा क्या होगा। ठीक है, आपके दिमाग में इससे पहले जो भवन था, जो ग्राम सभा बोलने पर आता था कि ग्राम सभा मतलब एक भवन जिसमें बैठ के सभी लोग क्या करेंगे, पंचायत करेंगे। ठीक है, ये आता था, उसको हटा दीजिए। ग्राम भवन या भवन से संबंधित नहीं है, ये समूह से है जो कहीं पर भी हो सकता है। ठीक है, कभी कभी ग्राम सभा जो है याद रखिएगा किसी के गांव में, किसी के मेले में, कहीं पर भी हो सकता है, किसी पेड़ के नीचे हो जाता है। ठीक है, तो ग्राम सभा का कहीं पर भी आयोजन किया जा सकता है। ठीक है, अब बात करेंगे ग्राम सभा के गठन की। याद रखिए ग्राम सभा का गठन कैसे होता है। ठीक है, देखिएगा। ठीक है, तो इसके 2 महत्वपूर्ण तरीके हैं, याद रखिएगा। ठीक है, सबसे पहला है उद्देश्य, यानी हम कहेंगे गठन का उद्देश्य। ठीक है, गठन का उद्देश्य। आपने सुना होगा आजकल जो है सरपंच और जो सचिव होते हैं वो ज़्यादा पैसे नहीं खा पाते हैं या ज़्यादा धांधली नहीं हो पाती। लेकिन यही अगर आप कुछ साल पहले की बात करें, 5 साल 10 साल पहले की बात करें, तो आपको पता होगा कि पहले के लोग ना एक नेक्स्ट लेवल पर खाते थे और नेक्स्ट लेवल पर उनको जानकारी भी थी कि ये जो है सरपंच साहब हैं। ठीक है, आज सरपंच को साहब आप नहीं बोल पाते हैं क्योंकि सरपंच अभी। ठीक है, उस समय क्या था, सरपंच साहब निकलता था। ठीक है, उसका कारण ये था कि सरपंच के द्वारा, देखिए इसका कारण मैं आपको बताता हूँ। कारण क्या है? कारण ये है कि जब तक आपको पता नहीं था कि पीएससी का तरीका क्या है, तब तक ये ऊंचा होता है। जब आप पीएससी में आप आ जाते हैं तो पता चलता है कि ये जो है ऐसे पढ़ने से, ऐसे करने से निकल जाएगा। उसी प्रकार ऐसा होता है कि सरपंच का कार्य जब आपको नहीं पता था तब तक सरपंच साहब थे। अब जब सरपंच का कार्य से लेकर हर एक जो कमियां हैं पता चल जाती है तो सरपंच हो जाता है। ठीक है, उसी प्रकार याद रखिएगा कि गठन का उद्देश्य क्यों निर्धारित किया गया था। तो सरकार चाहती थी, राज्य सरकार चाहती थी, ठीक है, या केंद्र सरकार चाहती थी, याद रखिएगा, कि स्थानीय लोगों के द्वारा प्रशासन में योगदान दिया जाए या योगदान देना, साथ ही साथ प्रशासन संबंधी जानकारी सभी ग्रामवासियों को हो सके। ठीक है, मतलब गठन का मुख्य उद्देश्य क्या था ग्राम सभा का, कि सभी की भागीदारी हो, प्रशासन में सभी की भागीदारी निम्न स्तर पर, क्योंकि ग्राम सभा में याद रखिएगा एक सबसे निम्न स्तर की सभा कहा जाता है इसको। ठीक है, लेकिन सबसे पावरफुल कहा जाता है इस क्षेत्र के लिए। ठीक है, तो निम्न सभा का याद रखिएगा, निम्न सभा का होना, ठीक है, या निम्न स्तर का होना, लेकिन सीधी भागीदारी, प्रशासन में सीधे भागीदारी होना। ठीक है, तो अब देखिए इसको सीधे भागीदारी क्यों कहा जाता है। इसका कहने का कारण यह है कि कोई भी स्थानीय व्यक्ति, अगर आप मान लीजिए कोई काम करते हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर तेंदुपत्ता उठाने वाला व्यक्ति, ठीक है, तेंदुपत्ता कलेक्शन करने वाला व्यक्ति, कोई भी पढ़ाई लिखाई नहीं किया हुआ है, और हमारा प्रशासन ये बोलता है कि कोई व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं है तो प्रशासन में काम नहीं कर सकता वो। ठीक है, ये ऊंचा वाला स्तर बोलता है ऐसा कि बिना पढ़ा लिखा व्यक्ति कहीं नहीं जा सकता या प्रशासन में नहीं जा सकता। लेकिन अब हमारी ये कमजोरी है कि पढ़ा लिखा हुआ व्यक्ति नहीं है या पढ़ा हुआ व्यक्ति नहीं है, तो हम उसको तब भी सीधे प्रशासन से कैसे जोड़ सकते हैं, तो वो एक माध्यम था ग्राम सभा। ठीक है, तो लिखने का तरीका ये होना चाहिए आपका कि ग्राम सभा में किसी भी व्यक्ति को शामिल करना, या सीधे ग्रामीण तौर पर, देखिए आप उस गांव में रहते हैं, आप ग्राम सभा के सदस्य हो गए। कितना सरल है बताइए,
कुछ करना पड़ा क्या आपको अलग से? कुछ भी? आपको रहना है गांव में और आप ग्राम सभा के सदस्य बन चुके हैं। तो ऐसी स्थिति में याद रखिएगा कि ये सबसे सरल तरीका था। ये कुछ इस तरीके से कह सकते हैं कि आपको पता होगा कि आयोडीन जो है पहले सरकार हमें दूध में डाल के देती थी। सुना है आपके इस बारे में? हमें आयोडीन कैसे, घेंघा रोग के बारे में सुना है? ठीक है, तो याद है कि घेंघा रोग जो है ना भारत में बहुत खासा अच्छा खासा फैला हुआ था पहले। ठीक है, तो सरकार ने सोचा कि ऐसा क्या चीज है जो हर कोई उपयोग में लाता है, तो पता चला दूध। ठीक है, तो 25 पैसे के दूध, उसमें आयोडीन। ठीक है, लेकिन हुआ क्या, दूध महंगा होने लगा, हर किसी के पास पहुंचना मुश्किल हो गया। तो फिर लगा कि अब सब्जी में डालने वाला एक चीज जो हर कोई खाता है वो क्या है? नमक। नमक में आयोडीन आया। अब आप लगातार देखते हैं कि नमक में आयोडीन आ गया है। ठीक है, सबसे सरल लगा, सरकार को भी लगा कि सबसे आसानी से बीमारी को दूर किया जा सकता है। सरकार ने नमक में आयोडीन डाल दिया और आप बिना नमक के नहीं रह सकते। ठीक है, एक बार शक्कर छोड़ सकते हैं, चीनी छोड़ सकते हैं, नमक कैसे छोड़ दें? ठीक है, तो वो सबसे सरल तरीका था और हर बच्चे तक पहुंच गया वो आसानी से। यही वो तरीका है, याद रखिएगा कि ग्राम सभा में अगर लोगों को जोड़ना है, ठीक है, लोगों को जोड़ना है प्रशासन से सीधे तौर पर कि सरपंच कैसे काम करता है या सरपंच के पीछे जो है एक कील कैसे बना के रखे जाए, जिसको नक्कल कहा जाता है। ठीक है, तो कैसे बना के रखा जाए, तो वो था ग्राम सभा। कि ग्राम सभा सरपंच और सचिव के द्वारा जितना भी कार्य किए जाते हैं उसका लेखा जोखा देख सकता है। ठीक है, यानी पूरा सिस्टम देख सकता है कि वो जो है कैसे काम करते हैं और कितना गबन हो रहा है, कितना खा रहा है, क्या क्या हो रहा है इसमें। ठीक है, इसीलिए ग्राम सभा में या ग्राम सभा गठन का उद्देश्य रखा गया। ठीक है, तो ग्राम सभा के गठन का उद्देश्य याद रखिएगा। ठीक है, आपके मेंस में काम आएगा ये। ठीक है, इसके बाद देखिएगा दूसरा उद्देश्य मुख्य तौर पर क्या है, तो याद रखिएगा विकेंद्रीकरण। ठीक है, इसे कहा जाता है दूसरा उद्देश्य है। ये पहला उद्देश्य याद रखिएगा, दूसरा उद्देश्य है विकेंद्रीकरण। ठीक है, तो विकेंद्रीकरण क्या होता है, याद रखिएगा शक्तियों का बंटवारा करना। ठीक है, शक्तियां जो कि केंद्र सरकार के पास हैं, केंद्र सरकार से सबसे निचले स्तर पर, याद रखिएगा अगर आप बोलें कि सबसे ऊपरी स्तर क्या है, तो केंद्र सरकार सबसे ऊपरी स्तर है। सबसे निचली स्तर क्या होगी, तो आप बोलेंगे ग्राम सभा सबसे निचली स्तर है, इससे नीचे कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो शक्तियों का बंटवारा ऊपर स्तर से सबसे निचले स्तर तक जाने के लिए, ठीक है, शक्तियों का बंटवारा किया गया और इनकी प्रशासनिक जो भागीदारी है उसको मजबूत करने के लिए। ठीक है, याद रखिएगा राज्यसभा को मजबूत किया गया है, ग्राम सभा को मजबूत किया गया है केवल प्रशासनिक भागीदारी को मजबूत करने के लिए। ठीक है, तो दूसरा क्या है, विकेंद्रीकरण। याद रखिएगा दूसरा उद्देश्य है विकेंद्रीकरण, जहां पर शक्तियों का बंटवारा उच्च स्तर से निम्न स्तर तक किया गया है। ठीक है, और इससे ग्राम सभा को मजबूत किया जा सकता है। अब देखिएगा ग्राम सभा का सम्मेलन। ठीक है, बात करते हैं ग्राम सभा का सम्मेलन। यहां तक क्लियर है, कोई क्वेश्चन तो नहीं है? देखिए अगर आपके दिमाग में ग्राम सभा से जुड़ा हुआ कोई भी क्वेश्चन आएगा जो हम पढ़ते चले जा रहे हैं तो बिल्कुल आप क्लियरली पूछ सकते हैं इसमें। ठीक है, चलिए देखिएगा ग्राम सभा का सम्मेलन देखते हैं। देखिए ग्राम सभा का सम्मेलन जो होता है, याद रखिएगा एक साल में कितनी बार होना चाहिए, क्वेश्चन में पूछा गया था। ठीक है, तो ग्राम सभा का सम्मेलन एक वर्ष में 6 बार, एक वर्ष में 6 बार होना चाहिए। ठीक है, यानी ग्राम सभा का आयोजन होना या सम्मेलन होना है वो एक साल में कितनी बार होना चाहिए, 6 बार होना चाहिए। ठीक है, ये 6 बार सम्मेलन याद रखिएगा। ठीक है, तो इसका मतलब है 6 बार करना है तो आपको हर 2 महीने में एक बार सम्मेलन होना आवश्यक है। लेकिन याद रखिएगा औसतन कितनी बार होना आवश्यक है, ये आपको ज्यादा जरूरी है याद रखना। ठीक है, तो याद रखिएगा औसतन जो है 3 महीने में कम से कम एक बार बैठक होनी ही चाहिए। ठीक है, औसतन 3 माह में एक बार बैठक, ये नियम कानून है और इस पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखिएगा क्योंकि ये चीज़ों से पूछा गया क्वेश्चन जो है आपके दिमाग में आपके नंबर को खराब कर सकते हैं। ठीक है, तो औसतन 3 महीने में एक बार। ठीक है, तो ऐसे में याद रखिएगा औसतन के हिसाब से कितना बनेगा, 4 बार होगा केवल। ठीक है, तो देखिए सामान्य रूप से लिखा गया है कि एक साल में 6 बार बैठक होनी चाहिए, लेकिन बहुत कंडीशन ऐसी होती है कि कभी कभी क्योंकि कोरम पूरा नहीं हो पा रहा है
और कोरम, अभी कोरम के बारे में बात करेंगे। चलिए इसके बाद जो है कोरम या गढ़पूर्ति की बात कर लेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कोरम या गढ़पूर्ति क्या होता है। ठीक है, तो देखिए पहले तो बैठक याद रखिएगा कि एक साल में 6 बार होना चाहिए, और औसतन कितनी बार होना चाहिए, तो 3 महीने में 1 बार होना ही चाहिए, यानी साल में 4 बार होना आवश्यक है। ठीक है, ग्राम सभा की बैठक। ठीक है, कोरम या गढ़पूर्ति क्या होता है समझिएगा कि किसी बैठक को पूरा करने के लिए, बैठक को पूरा करने के लिए, या फिर आप कह सकते हैं कि बैठक को, ठीक है, आगे बढ़ाने के लिए, या बैठक के कार्य या सम्मेलन को आगे बढ़ाने के लिए वह मिनिमम, ठीक है, गढ़पूर्ति या लोगों की जनसंख्या, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, मान लीजिए क्लास में 40 लोग हैं, अब क्लास में केवल 5 लोग आते हैं, तो क्लास आगे बढ़ती ही नहीं है। ठीक है, उसी प्रकार ऐसा है कि जब ग्राम सभा का जो बैठक होता है, इसकी एक लिमिट रखी गई है कि कितने लोग आएंगे तो ग्राम सभा का बैठक आगे बढ़ेगा। ठीक है, जब भी उससे कम लोग आएंगे तो ग्राम सभा समोसा चाय खाकर खत्म। ठीक है, सम्मेलन यही होता है, याद रखिएगा। बहुत सारे ग्राम पंचायत में मैं गया हुआ हूं और बहुत जगह पर ऐसा देखा है मैंने कि सरपंच लोग बोलते हैं कि सर यहाँ पर जो है ना सिर्फ बता दिया जाए कि समोसा आने वाला है, ठीक है, फिर भीड़ आती है, और अगर पता चल गया ना कि सिर्फ चने वने से काम चल रहा है, ठीक है, बॉयल चने से, तो यकीन मानिए कोई नहीं आता है। ठीक है, तो ये ऐसा सिस्टम चलता है। ठीक है, तो ऐसे में देखिएगा कि बैठक को पूरा करने के लिए वह मिनिमम, ठीक है, क्राइटेरिया याद रखिएगा, मिनिमम मतलब होता है न्यूनतम संख्या। ठीक है, न्यूनतम संख्या बैठक को पूरा करने के लिए वह न्यूनतम संख्या कोरम कहलाती है या गढ़पूर्ति कहलाती है। ठीक है, जिसके बिना सम्मेलन आगे नहीं बढ़ेगा या बैठक आगे नहीं बढ़ता है। ठीक है, तो याद रखिएगा इन 2 चीजों पर हम गढ़पूर्ति की बात करेंगे। देखिएगा, तो गढ़पूर्ति में जो है 2 प्रकार के क्षेत्र हो सकते हैं। एक होता है आपका सामान्य क्षेत्र और एक होता है आपका अनुसूचित क्षेत्र। ठीक है, दोनों की गढ़पूर्ति अलग अलग होती है, याद रखिएगा, क्योंकि सामान्य क्षेत्र वाले जो है ना थोड़ा ज़्यादा बिजी हो सकते हैं। ठीक है, और ऐसे में, या अनुसूचित क्षेत्र वाले ज़्यादा बिजी हो सकते हैं, दोनों में कुछ भी हो सकता है, ऐसे में दोनों की संख्या अलग अलग लिखी गई है। ठीक है, याद रखिएगा। तो अब देखिए उस पूरे ग्राम सभा के सदस्यों का, ठीक है, पूरे, अगर हम कॉमन बात करेंगे तो देखिएगा पूरे ग्राम सभा के सदस्य मतलब उस पूरे गांव वाले जो रजिस्टर्ड है वहां पर मतदाता के तौर पर, उनकी बारे में बात हो रही है। ठीक है, तो अगर हम लोग सामान्य की बात करें तो पूरे जो सदस्य हैं उनकी कुल संख्या का 1/10 होना चाहिए। ग्राम सभा के कुल सदस्य का 1/10 तथा उपस्थित का 1/3। ठीक है, दोनों क्लियर है कि पूरे जो ग्राम सभा होगी, ठीक है, पूरी जो ग्राम सभा होगी उसमें याद रखिएगा, ठीक है, 1/3, और यहां पर याद रखिएगा कि जो उपस्थित हैं उनमें 1/3 कौन होनी चाहिए, महिलाएं होनी आवश्यक हैं। ठीक है, महिलाओं को जगह दिया गया है। ठीक है, तो सामान्य क्षेत्र में याद रखिएगा ग्राम सभा का कुल सदस्य का 1/10 तथा उपस्थित 1/3 महिलाएं होनी चाहिए उसमें। ठीक है, याद रखिएगा। तो महिला सदस्य जो है बहुत जरूरी है, याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिए यहां पर देखिएगा, इसको पढ़ने के बाद लगेगा कि महिलाओं का कितना पावर है। ठीक है, देखिएगा, तो अनुसूचित क्षेत्र में जो है ग्राम सभा के कुल सदस्य का 1/3, ठीक है, 1/3 सदस्य होना चाहिए, और महिलाएं, उपस्थित महिलाएं कितनी होनी चाहिए, 1/3 होनी चाहिए। मतलब सोचिए किसी क्षेत्र में केवल महिला आकर जो है ग्राम सभा बैठा के जा सकती हैं इस क्षेत्र वाले। ठीक है, केवल महिलाएं आई। मान लीजिए इस क्षेत्र में एग्जाम्पल के तौर पे देखिएगा, अगर 1000 लोग हैं तो 1000/3, ठीक है, मान लेते हैं। ठीक है, तो ऐसे में समझिए कि लगभग 300-400 लोग पहुंच के केवल महिला आकर, महिला, ठीक है, और वो क्या करेंगे, यहाँ पर अपना ग्राम सभा हुआ, कोई पुरुष नहीं है, कोई बात नहीं है। ठीक है, और ग्राम सभा का बैठक पूरा होगा और ये नियम कानून बना लेंगे और फिर उसको लागू करा देंगे। ठीक है, ये ऐसा होगा। यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। ठीक है,
1/10 लोग चाहिए, जिसमें से 3 लोग जो होंगे कौन होंगे, महिला होंगी, और बाकी 7 लोग पुरुष होंगे। ठीक है, लेकिन याद रखिएगा वो 3 आवश्यक हैं, ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ महिला महिला नहीं कर सकती हैं, ये पूरा का पूरा 1/10 लोग महिला भी हो सकते हैं। ठीक है, और अधिकांश कौन से केस में ऐसा होता है, शराबबंदी में होता है। ठीक है, शराबबंदी में अधिकांश महिला ग्राम सभा बनाकर जो है डंडा लेके बाहर निकल जाती हैं शाम शाम को, और ग्रुप मंडली में जो है, ठीक है, जहां पर भी शराब बिकता या फिर शराब पीने वाले लोग नजर आते हैं, उनका दूसरे दिन हॉस्पिटल ट्रांसफर रहता है। ठीक है, पट्टी उट्टी करने के लिए। तो ऐसे में समझिएगा कि ये जो है ना, ये पूरा सिस्टम ऐसा होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा कोरम या गणपूर्ति क्या है, सामान्य क्षेत्र के लिए 1/10, महिला उपस्थित होनी चाहिए 1/3, और अनुसूचित क्षेत्र के लिए 1/3, और महिला भी होनी चाहिए उसमें 1/3। ठीक है। अच्छा, यहां पर क्वेश्चन आता है कि महिला अगर शामिल नहीं हुई तो क्या होगा, ये महिला जो उपस्थित नहीं होंगी तो क्या होगा, हाँ, कोरम पूरा नहीं होगा, चाय पी के घर वापस। ठीक है, महिला नहीं आई है। ठीक है, इससे अगर ग्राम सभा को आगे बढ़ाना है तो अपनी महिला को साथ लेकर आओ। ठीक है, तब जाकर ग्राम सभा जो है आगे बढ़ेगा। तो याद रखिएगा ये नियम है यहाँ का। ठीक है, कोरम या गणपूर्ति का ये पावर है। चलिए, यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद देखिएगा कोरम और गणपूर्ति के बाद ग्राम सभा की कार्य। ठीक है, देखिए कौन कौन से कार्य करता है ये, कार्य या दायित्व। ठीक है, तो ग्राम सभा के कार्य एवं दायित्व देखिएगा थोड़ा सा, फिर उसके बाद जो है हम लोग अनुच्छेद बी में जाएंगे। ठीक है, लेकिन इससे पहले आप इसको थोड़ा सा याद रखें। ठीक है, तो देखिएगा सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए सबसे पहला याद रखिएगा, सामाजिक व आर्थिक विकास के लिए, ठीक है, नियमावली तैयार करना। ग्राम सभा जो है यह योजना प्रस्तावित कर सकता है। ठीक है, नियमावली तैयार करना, साथ ही साथ योजना प्रस्तावित करना। जैसे एग्जांपल के तौर पर बता दूं मैं आपको, जैसे मान लीजिए इस बार प्रधानमंत्री आवास योजना आया हुआ है ग्राम सभा में। ठीक है, तो हमें पता रहेगा कि कौन कौन ऐसा व्यक्ति है जिनके पास घर नहीं है। ठीक है, तो हमको पता रहेगा कि जो सुकालू है, ठीक है, दुकालू है, ये 2 व्यक्ति हैं जिनके पास घर नहीं है। ठीक है, तो हम प्रस्तावित करके उनको घर दिला सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो रहा है। मतलब यहां पर जो है एक हाथ खड़ा करके जो है ग्राम सभा में एक सहयोग भी दिया जा सकता है कि हम जो व्यक्ति जो है अधिकांश गरीब है उनको जो है योजना का लाभ देने के लिए हम यहां पर बैठक करवा सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार का बैठक होता है, याद रखिएगा, जो कि योजना में प्रस्ताव दिया जा सकता है। ठीक है, सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए ग्रामीण क्षेत्र के। दूसरा होता है योजना के प्रस्ताव से पूर्व, योजना के प्रस्ताव से पूर्व अनुमोदन कराना, अनुमोदन कराना। ठीक है, तो योजना का प्रस्ताव से पूर्व पहले अनुमोदन कराना जरूरी होता है, याद रखिएगा, आप किसी को भी नाम नहीं दिला सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा सार्वजनिक संपत्ति की देखभाल करना, सार्वजनिक संपत्ति की देखभाल करना। ठीक है, सार्वजनिक संपत्ति की देखभाल करना और सामाजिक अंकेक्षण करना। सामाजिक अंकेक्षण करना। इसके अलावा एक लास्ट याद रखिएगा, ग्राम सभा के वार्षिक बजट पर विचार करना और सिफारिश करना। ग्राम सभा के वार्षिक बजट पर, ग्राम सभा के वार्षिक बजट पर विचार एवं सिफारिश करना। ठीक है, तो ये मुख्य कार्य है, याद रखिएगा किसका। ठीक है, इसके अलावा बाकी सामुदायिक कल्याण कार्यक्रमों में विशेष योगदान देना। ठीक है, सामुदायिक जो विकास कार्यक्रम होते हैं, जैसे सप्लीमेंट्री जो होती है, याद रखिए बच्चों में विटामिन ए की कमी हो जाना, तो उसके लिए सामुदायिक कार्यक्रम के लिए जगह देना। ठीक है, तो ऐसे में जो है याद रखिएगा ये सभी ग्राम सभा के कार्य हैं, सामुदायिक कल्याण हेतु विकास कार्य करना या सामुदायिक कार्यक्रम ठीक है, तो ये सामान्य कार्य हैं, याद रखिएगा ग्राम सभा के कार्य।
ठीक है। चलिए इसके आगे कल करेंगे। कल कुछ विशेष टॉपिक मैं आपको बताऊंगा, ग्राम सभा के बारे में और भी 3-4 बातें बताऊंगा। ठीक है, यहां तक कोई डाउट हो तो क्लियर कर लीजिए, कोई क्वेश्चन है इसमें तो ग्राम सभा के कार्य में। अनुच्छेद जो है आज से 4 दिन बाद मैं पूछूंगा, याद रखिएगा। ठीक है, अभी तो याद है, देखेंगे आगे चलकर कितने लंबे समय तक आप याद रख पाते हैं। ठीक है, बिना मेहनत के तो याद नहीं कर पाएंगे। आज जो है क्लास की गर्मी से याद हो जाता है। ठीक है, और उसके बाद जो है 4 दिन बाद जो है फिर बाहर की ठंडी पड़ेगी। ठीक है, 10 चीज़ें दिमाग में आती जाती रहती हैं, तो इससे क्या होता है, ये उतार चढ़ाव लहर जैसा चलता रहता है। फिर भीले बिसरी यादें जो है आगे पीछे चलती रहेंगी। ठीक है, कब एच जे हो जाएगा, जे एच हो जाएगा, तो आपको बस ये चीज़ें निर्धारित करनी है 2-3 बार तैयारी करके इस पर। चलिए जल्दी से बताइए, कोई डाउट है इसमें, कोई क्वेश्चन है इस पर? नहीं है, ठीक है।